देखो, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंटर स्टेट रिलेशन, दैट मीन्स केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है? संघवाद है। हमारे यहाँ पर क्या है? संघवाद। संघवाद को क्या कहा जाता है? फेडरलिज्म। क्या बोला जाता है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कौन सा है भारत में? विथ फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र के साथ संघवाद। मतलब अगर हमारे यहाँ पर ज्यादा किसकी चलती है? केंद्र की। ये प्रोविजन कहां से लिया है? कनाडा से। कहां से लिया है? क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा कहां से प्रेरित है? कनाडा, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। तो कनाडा। कहां से है? कनाडा से हम इंस्पायर है इन फेडरलिज्म। तो भारत में कौन सा संघवाद है? मजबूत केंद्र के साथ। क्या है? मजबूत केंद्र के साथ। मजबूत केंद्र। मजबूत केंद्र का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो पहला प्रोविजन हमने देखा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आए थे? ये आपको बताए थे हम। क्या आए थे? कि विधायी शक्तियां कौन सी है, वित्तीय शक्तियां कौन सी है, ये सब आपको बता दिया था। देखो, हमने अब शक्तियां बांट रखी है। केंद्र राज्य संबंध का मतलब शक्तियों का बंटवारा। क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर और एक होता है डिवीजन ऑफ पावर। दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है डिवीजन ऑफ पावर और एक सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन मतलब विच्छेद, अलग होना, बिल्कुल ये कार्य आपके ही है। और एक होता है डिवीजन, बांटना। आपकी मम्मी ने बोल दिया कि बेटा कल सुबह खाना बना लेना, है ना, मेहमान आ रहे बहुत सारे, काम बांट दिया। और अब बोल दिया कि तू अलग ही रहे, अब तू अलग, तो वो विच्छेद कर दिया। तो आप खा रहे हो, पी रहे हो, आपके मम्मी कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके मम्मी ने आपको काम बांटा ना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपकी मम्मी आके बोलेंगे ले मैं थोड़ा काम करो, तेरी बहन को बोल लूँ। ये होता है डिवीजन। डिवीजन में इंटरफेरेंस हो सकता है, जबकि सेपरेशन मतलब तो सेपरेट ही, अलग ही होता है ना। जैसे दो पति पत्नी की लड़ाई हो गई, बोले वाह कल से खाना बना, खाना खुद। तो एक दिन बनाए, अगले दिन बनाए नहीं, बोले वाह आ जाओ इधर खा लो। लेकिन विच्छेद हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, डिवोर्स हो गया, फिर क्या होगा? बोले खाओ तो खाओ, नहीं तो बाहर में जाओ। तो शक्तियों का हमने क्या कर रखा है? डिवीजन। ऐसा ही आर्टिकल का लिख रखा, आर्टिकल 50 में लिख रखा है शक्तियों का विभाजन। लिख रखा है, लिख रखा। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियां सेपरेशन है। पृथक्करण मतलब सेपरेट है वो। और ये केंद्र राज्य संबंध का विभाजन। आर्टिकल 50 में पृथक्करण है कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहां क्या है? संबंध है। हमने आर्टिकल 249 देखा कि राज्यसभा राज्य को 6 प्रकार, 250 देखा, 252 देखा, ये था ना। तो हमने केंद्र राज्य संबंध का मतलब क्या होता है? शक्तियों का विभाजन। क्या कर रखा है? शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। इंग्लिश में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। अब हमने डिवीजन ऑफ पावर अनुसूची 7 के तहत कर रखा है। कहां कर रखा है? अनुसूची 7, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में लिख रखा है सूचियों के बारे में। शेड्यूल 7 में क्या लिख रखा है? अनुसूची 7 में सूचियां। क्या लिख रखी है? सूचियां। अब हमारे संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। पहली है राज्य, संघ और समवर्ती। राज्य, संघ और समवर्ती मतलब हमने राज्य को काम दे दिए, केंद्र को काम दे दिया, और एक ऐसा काम रखा जो दोनों कर सकते हैं। तो राज्य को कितने काम दिए? 61। संघ को कितने दिए? और समवर्ती को कितने दिए? 52। राज्य के पहले कितने थे? 66। इसके कितने थे? 67। इसके कितने थे? 47। 110% याद रखना। क्वेश्चन आया था कि ना आया? अभी मेंस में तो आया कि 1950 के बाद भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कौन से 5 विषय नहीं जोड़े गए? तो याद रखना है, 52 ने 5, 47 और 5 52। तो हम क्या देखे? हम अभी इतना देखे कि केंद्र राज्य संबंध क्या है? तो डिवीजन ऑफ पावर है। किसके बीच है? राज्य और केंद्र के बीच है। बोले समवर्ती कौन है? ये कोई नहीं है, दोनों की शक्तियां हैं। तो राज्य और केंद्र को काम बांट दिए कि बोले 61 ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे पुलिस हो गया, शराब हो गया, ऐसे बहुत सारे काम, आप कानून, जैसे विदेश सेवा हो गई, संचार हो गया, इस पे काम केंद्र करेगा। और शिक्षा हो गया, मापतोल हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये दोनों करेंगे। ऐसे हमने 100 काम केंद्र को दे दिए, 61 काम राज्य को दे दिए, और कुछ काम हमने दोनों को दे दिए कि दोनों कानून बना सकते हैं। अब इन शक्तियों का विभाजन हमने किन आधारों पर कर रखा है? एक तो प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक, वित्तीय आधार, विधायी आधार, और एक और न्यायिक आधार। एक क्या है? हमने डिवीजन ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेचर, ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशरी। इन चार पांच आधारों पर हमने कार्यों को बांट रखा। तो ये क्वेश्चन आया था ना कि विधायी आधारों पर कौन से अनुच्छेद है, तो 249, 250 ऐसे देखे थे हमने। तो ये है आपका संघ राज्य संबंध का एक आउटलाइन। अब हम देखेंगे कि संघ राज्य संबंध से विधायी क्षेत्र में क्या क्या काम बांट रखे है ना। ये देखेंगे हम कि विधायी क्षेत्र से संबंधित क्या क्या काम बांट रखे लेजिस्लेचर है। तो विधायी का मतलब क्या होता है, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है ना? कौन से कानून पे केंद्र कानून बना सकता है और कौन से पे राज्य बना सकता है। जैसे हमने आपको बताया 249, अगर विकट परिस्थिति आ जाए तो राज्य सरकार, राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। 253 देखा था हमने कि 2 राज्य रिक्वेस्ट करे तो क्या हो सकता है, कानून बन सकता है। राष्ट्रीय आपात लगा तो कानून बन। ये है विधायी शक्तियां बांट रखी, लेकिन इंटरफेरेंस कर सकते हैं। जैसे किसी को काम दिया वो नहीं कर पा रहा तो उसके मम्मी करवाएंगे। सेम ऐसे अगर केंद्र से काम नहीं हो रहा है, सॉरी राज्य से काम नहीं हो रहा, तो राज्य किससे रिक्वेस्ट करेगा, केंद्र से। क्योंकि हम क्या है, मजबूत केंद्र, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये समझ आ गया, पायल समझ आए क्या है, बताओ क्या बोला मैंने अभी, नहीं आया आपके, मुझे पता है क्या आया समझ, बताओ। संघवाद क्या होता है पहले तो ये बताओ। देखो संघवाद का मतलब होता है कार्यों का विभाजन, राज्य के लिए अलग कार्य है, केंद्र के लिए अलग कार्य, होता है संघवाद, सीधी सी भाषा। बाकी ये तो बहुत बड़ा, हाँ बोलो। क्या है संजना, क्या हो संघराज संबंध क्या है? मतलब देश में कुछ भी कानून बनाने होंगे तो केंद्र करेगा, केंद्र बनाएगा, और राज्य में जो भी बनाने होंगे तो कुल मिला के शक्तियां बांट रखी। क्या आपका काम आप करो, इनका काम ये करे। घर में शादी हो रही, बोले ये जिम ने काम करेगा, बात जुड़ने लाएगा, ये सब करे, अपने अपने काम सबको बांट रखे। सेम ऐसे ही हमने संविधान बनाए तब इनको काम बांट दिए कि बोले आप अपना काम करें, आप अपना, बोले हमसे नहीं हो रहा है, छोटा बच्चा रहता है, राज्य छोटा है, बोले मान लो क्वेश्चन बने संघात्मक व्यवस्था क्या है, तो ये लिखना केंद्र और राज्य संबंध। हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विभाजन, जिसमें केंद्र के पास भी शक्तियां है और राज्यों के पास भी, लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई लड़ाई होती है तो केंद्र की चलती है, सीधी सी बात है ना। ये आ गया समझ में इतना सा। अब हम देखेंगे कि विधायी क्षेत्र में क्या क्या कार्य बांट रखे। विधायी क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य, ऐसे कौन से अनुच्छेद जो विधायी क्षेत्र से संबंध, हमने शक्तियों का विभाजन करा ना, तो विधायी क्षेत्र से संबंधित कौन सा विभाजन करा, बांट रखी शक्तियां। ठीक, तो अब देखेंगे, लिखे आप विधायी संबंध, लिखे विधायी, लिखे क्या देख लो आपके नोट से, उसमें देख लो, लिखोगे तो आपके फायदा है। विधायी संबंध है, हाँ एक बार वो पढ़ा देना, जिसको समझ नहीं आ रहा है, ये मनीष जी ने ये नहीं आए थे ना, विधायी संबंध अभी 2 मिनट में समझा देंगे 220 की स्पीड से। विधायी संबंध में एक आर्टिकल 245, एक आर्टिकल 245, एक आर्टिकल 246 और एक आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल 253 लिख रखा था कि नहीं लिख रखा था डिम्पल वहां, कहाँ आपकी नोट्स में के वो संशोधन, हाँ जीएसटी वाला है ना। तो अब 245 में क्या लिख रखा है बताओ। 245 में सिर्फ इतना सा लिख रखा है कि जो पार्लियामेंट है, संसद का मतलब क्या होता है पायल, संसद मतलब किससे बनती है संसद, हाँ हाँ, संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। वहीं पर विधानमंडल, विधानमंडल किससे बनता है मनीष जी, विधानमंडल किससे बनता है, गलत, किससे बनता है, मतलब वो जो पार्टियां रहती है, यामिनी, विधानमंडल किससे बनता है, मोनिका, विधानमंडल, अरुण, अंकित, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मैंने बताया था, कोई बात नहीं। तो विधानमंडल बनाता है राज्यों के लिए कानून और संसद बनाती है केंद्र के लिए कानून। ये तो संसद किसके लिए कानून बनाएगी, केंद्र या पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए। वहीं पर राज्य किसके लिए कानून बनाएगा, राज्य के लिए। राज्य मतलब विधानमंडल, इसको क्या बोलते हैं, विधानमंडल, विधान। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर।
ये लिख रखा अनुच्छेद 245। इससे हमें क्या पता चला, क्वेश्चन आ गया कि अगर भारत का अमेरिका से कोई ट्रीटी हुई या कोई संधि हुई तो उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधान परिषद? तो किसे है? संसद को। केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय कानून या राष्ट्रीय महत्व के कानून कौन, या पूरे देश के लिए कानून कौन बना सकता है? केवल संसद। जबकि राज्यों के लिए कानून केवल राज्य की विधानमंडल। जैसे बिहार ने शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी, मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन जीएसटी पूरे देश में आई, 2016 में आई। तो एनईपी पूरे देश के लिए आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 99% लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति नहीं, नई तो है ही वो, पर उसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब अनुच्छेद 246 में क्या लिख रखा है बताएं? संवर्ती सूची केंद्र सरकार केवल केंद्र सूची पर और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखो हमारे यहाँ पर 3 सूचियां देखी हमने, है ना। 7वीं अनुसूची में क्या देखी? 3 सूचियां। ये समझ आ रहा है? 7 अनुसूची और सूची में क्या फर्क? अनुसूची मतलब शेड्यूल होता है और सूची मतलब लिस्ट होता है। शेड्यूल कितनी है? 12, लिस्ट कितनी है? 3। ठीक। अब 3 सूचियां कौन सी? राज्य, संघ और संवर्ती, है ना। स्टेट, सेंटर एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के कितने सब्जेक्ट है? 61। इसके तो अनुच्छेद 246 में लिख रखा है कि समवर्ती सूची पर प्लस केंद्र के लिए कानून कौन बनाएगी? वहीं पर समवर्ती सूची प्लस राज्य के लिए कानून कौन बनाएगी? विधान मंडल। राज्यसभा किसने बोला? सामान्य भाषा में मध्य प्रदेश में देखेंगे तो विधानसभा। ठीक। तो देखो इसमें लिख रखा है कि संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, जबकि राज्य सरकार केवल राज्य के लिए। इसमें लिख रखा है समवर्ती सूची, पूरे समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। देखो एक समवर्ती सूची में एक तो केंद्र बनाएगा, संसद बनाएगी, और एक बनाएगा आपका राज्य बनाएगा। अब 249 ये समझने लायक कुछ नहीं है कि समवर्ती सूची पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार अगर देसी भाषा में लिखना आपको तो अनुच्छेद 246 में लिखो। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अंडर आर्टिकल 246 द लॉ मेकिंग पावर in concurrent list both the state as well as center, both the state as well as state, मतलब concurrent list पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। हाँ, राज्य सूची पे तो राज्य कानून बनाई गई, लेकिन राज्य के साथ साथ संघ समवर्ती पे बना सकता है, और संघ सूची पे केंद्र कानून बनाएगा, लेकिन वो समवर्ती सूची पे भी कानून बना सकता है। ये हो गया। अगला आर्टिकल 249। अब 249 हमने एडवांस बता दिया था आपको। क्या बताया था कि अगर ऐसा कोई कानून, क्या कि ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई मामला जो पूरे देश का हो, पूरे देश का हो, किसी राज्य में मान के चले मध्य प्रदेश में शराब से 100 लोग मर गए या 1000 लोग मर गए, राज्य सरकार ने शराबबंदी का कानून नहीं बनाया या उन लोगों को सजा नहीं दी, तो देश की सरकार क्या करेगी? राज्यसभा 2/3 बहुमत पारित करेगी और राज्य के लिए कानून बना सकती है। तो 249 में लिख रखा है राज्यसभा राज्य के लिए 2/3 बहुमत पास करके, पारित करके कानून बनाने की शुरुआत कर सकती है। लोकसभा में पास नहीं हो तो फेल हो, राज्यसभा कानून बनाने की शुरुआत कर सकती है। तो क्वेश्चन आएगा कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? राज्यसभा से। क्या लोकसभा से हो सकती? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। केवल और केवल राज्यसभा से। क्यों होगा राज्यसभा से? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का सदन है, इसलिए आपने देखा होगा राज्यसभा में आरक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है, लोगों का नहीं। लोकसभा में आरक्षण क्यों है? क्योंकि वहां पर लोग हैं, राज्य सभी लोगों का होता है, इसलिए वहां पर आरक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद 249 में क्या लिख रखा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शुरुआत राज्यसभा कर सकती है।
2/3 बहुमत पास करके। बोले लोकसभा में पास नहीं हुआ तो कानून फेल, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, पॉकेट वीटो यूज कर लिया तो फेल। खैर 2/3 बहुमत ला रहे हैं तो राष्ट्रपति से पहले साइन करवाते हैं, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के साइन पहले होंगे। तो ये हो गया कि जैसे ऐसा कोई मुद्दा जो राष्ट्रीय महत्व का या अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो गया, तब जाकर इस पे कानून बनता है। अब 250 में क्या लिख रखा है डिम्पल? 2 या 2 से अधिक राज्य अगर मान के चलिए आपातकाल देश में लगती है आपातकाल, इमरजेंसी क्या होती है माई? हाँ, आपातकाल मतलब विकट परिस्थिति आ गई है ना, भारी आक्रमण कर दिया है, बहुत बड़ा कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ भी हो गया जिससे लोगों का जीना हराम हो गया हो, यह समस्या हो गई है। जैसे कोविड-19 में आपात लगा था, ऐसा नहीं लगा था लेकिन 1975 में लगा था। मान के चलिए वॉर कर दिया हमारे ऊपर किसी ने, तो हम यहाँ क्या टीवी देखने जाएंगे क्या? हम झांकी बनाएंगे गणेश जी की? हैं, गरबा थोड़ी करेंगे क्या? उधर से पाकिस्तान ने बम फेंक दिया तो मजे निकल जाएगा उल्टे। तो आपातकाल लगता है तब सारी मानव गतिविधियां बंद हो जाती है। बोले खाना भी बंद हो जाता है, खाना नहीं होता है, दूध नहीं होता है, सब्जियां नहीं होती, पर मनोरंजन, क्रिकेट, ये चीजें बंद हो जाती। जैसे अभी आप मान के चलिए वो टीवी तो चलती है, टीवी चलेगी, टाइम पास कैसे करेंगे? बच्चे हो जाएंगे फिर टीवी चलेगी तो हैं। आपने बताया था फोन भी बंद हो जाता है, नेटवर्क बंद, अगर ऐसे इस कंडीशन बनती है तो नेटवर्क बंद हो जाता है, पर बाहर से आक्रमण करे तो नेटवर्क बंद क्यों होगा? हाँ, जैसे कि मतलब राज्य में शंका रहेगी कि यहाँ पर अराजकता फैल, आप कथा में जाना, वहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा। अभी मैच चल रहा था आईपीएल का और वहां से वो ड्रोन हमले हो रहे थे, तो क्या मैच बंद कर दिया? क्यों नहीं करा? मैच जरूरी है, लोगों की जान, लोगों की जान, ठीक। जंतर मंदिर की बात है, वहां भी कर दिया था तो नेट नहीं मिलता है। हाँ, तो हम आपको ये बता रहे कि अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तब राज्यों की विधानसभा तो बंद हो जाएगी, तो उस समय राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है? संसद। तो लिखिए, आपातकाल के दौरान ड्यूरिंग द इमरजेंसी द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ड्यूरिंग द इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। आपातकाल लग रहा है, आपातकाल मतलब हो गया किसी बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया, उस समय विधानसभा और चलाने की कंडीशन नहीं है, तो उस समय मान के चले कोई कानून बनाना है, तो कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। बोले संसद क्यों चलेगी? संसद चलेगी क्योंकि मान के चले 2 साल तक आक्रमण चल रहा है, 2 साल तक ऐसे थोड़ी सारे काम बंद हो जाएंगे, काम तो होंगे, तो संसद कानून बना। क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद 250 में क्या लिख रखा है कि आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर बनाने का कानून है, का अधिकार है। बोले 249 में क्या लिख रखा है कि अगर कोई मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है और राज्य सरकार कानून नहीं बना रही है तो 2/3 बहुमत पास करके, बाय 2/3 मेजोरिटी पास्ड, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। और इनिशिएट कहां से होगा? राज्यसभा से। कहां से होगा? स्टेट ऑफ काउंसिल, राज्यसभा से इनिशिएट होगा। बोले कि 245 में क्या लिख रखा है? संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, वहीं पर राज्य विधानसभा केवल राज्य के लिए कानून बनाएगी, दूसरे के लिए कानून नहीं बना सकती। 246 में क्या लिख रखा है कि समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। केंद्र किस पे कानून बनाएगा? एक तो संसद किस पे कानून बनाएगा? केंद्र सूची मतलब संघ सूची और एक समवर्ती सूची। राज्य किस पे कानून बनाएगा? तो राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ये बताए। अब 253 में मान के चलिए मध्य प्रदेश और बिहार दोनों की कंडीशन बहुत खराब है। नहीं, 253 में वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते से अच्छा, 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते में पालन है। सबसे पहले 252 ही लिखा। हाँ, सॉरी, 252 में क्या लिख रखा है कि मान के चले दो राज्य कौन से? एमपी और गुजरात, या एमपी और बिहार ले लें। ये 2 राज्य अपने लिए कानून नहीं बना पा रहे। कोई कानून बनाए, बोले हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, समान नागरिक संहिता बनाओ, तो बन नहीं पा रहे। तो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि बोले आप हमारे लिए कानून बना दो। अगर केंद्र सरकार ने हाँ कर ली तो इन दोनों के लिए केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो लिखे 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के, अच्छा ये तो हमने आगे के बता दिया यार आर्टिकल, राज्य क्षेत्र वाले भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर
तथा राज्य विधानमंडल द्वारा 2/3 बहुमत पास करने पर, है ना, स्पेशल मेजोरिटी पास बाय 2 और मोर स्टेट 2/3 मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 है ना। स्पेशल मेजोरिटी पास कौन कर सकता है? 2 और मोर स्टेट, 2 या 2 से अधिक राज्यों। तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। 2 राज्यों की रिक्वेस्ट पर राज्य सूची के विषय पर कौन बनाएगा कानून? संसद। जैसे कि शराब बंदी हो गई, केंद्र सरकार ने कानून बनाया, मध्य प्रदेश से नहीं बन रहा, बिहार से नहीं बन रहा, तो इन दोनों ने क्या करा? रिक्वेस्ट करी कि बोले हमारे लिए भी कानून बना दो यार। तो संसद बना सकती है, क्योंकि संसद के पास सांसद भी बहुत सारे हैं, एक्सपर्ट भी रहते हैं, इसलिए बनवा सकते हैं। ये है ना, हाँ 2। और ये जो है ना 249 से राज्य के जो अधिकार है ना, राज्य क्षेत्र में संसद के अधिकार है। क्या है राज्य क्षेत्र में? ये विधायी अधिकार तो कौन से है? 245 और 246। और ये राज्य क्षेत्र के, जो राज्य क्षेत्र मतलब राज्यों में इंटरफेरेंस करने का अधिकार क्या है? ये है आपके 249 वाले आर्टिकल। अच्छा, अब हमने वो कुछ और आर्टिकल देखे थे कि असम और मेघालय और मिजोरम में कौन कानून बना सकता है? केवल राष्ट्रपति। सॉरी, असम में कौन बनाएगा? राज्यपाल। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में कौन? राष्ट्रपति कानून बना, है ना। और हमने 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से क्या करा? समवर्ती सूची में 47 की जगह 52 विषय कर दिए। कहां से हटाए? राज्य सूची से। राज्य सूची में पहले कितने थे? 66। वर्तमान में कितने हो गए? 61। समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47। वर्तमान में कितने हो गए? 52। ठीक। और क्या देखा था हम? और देखा था आर्टिकल 253। 253 में क्या है? आर्टिकल 253। ये मतलब 66 थे तो 61 कर दिए और इधर 46 थे तो 52 कर दिए। हाँ, राज्य के विषय समवर्ती सूची में जोड़, राज्यों की पावर कम करके समवर्ती सूची, मतलब समवर्ती सूची का मतलब केंद्र सूची, माने आप केंद्र की ही चलती है ना, जब तक केंद्र कानून नहीं बनाती। तो यहाँ पर 252 में क्या लिखा था हमने? 253 में 2 या 2 से अधिक राज्य। 252 में 2, मैंने 252 ही पूछा, 252, चलो 52 बोला मैंने कि 252। 53 तो हम पढ़ेंगे अब, 53 तो मैंने लिखा, मैंने अब लिखा 53 अपने यह लिखना है ना। तो 2 या 2 से अधिक राज्य अगर अपनी विधानमंडल में 2/3 बहुमत पारित कर दे कि बोले मैं इस पर कानून बना, तो कानून बनाने का अधिकार किसे है? आपके संसद को है। अब आर्टिकल 253 मान के चलिए कि देश ने अगर कोई पारित करने के बाद संसद से अनुरोध करें, संसद से अनुरोध करेंगे, संसद उनके कानून बना देगी। अब 253 में लिख रखा है इंटरनेशनल कोई ट्रीटी कर ली, किसने? भारत सरकार ने, है ना, कि हम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अंगूर अनुसंधान केंद्र बना रहे हैं, इंटरनेशनल ग्रेप रिसर्च सेंटर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र बना रही, पूरे विश्व का रिसर्च होगी यहाँ पर। तो अब मध्य प्रदेश ने बोल दिया नहीं रतलाम में बनेगा, उज्जैन में बनेगा, मोहन यादव जी ने बोल दिया, तो ऐसा नहीं होगा। संसद ने बोल दिया रतलाम में बनेगा, मतलब रतलाम में बनेगा। तो अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करवाने वाले अगर कोई कानून है तो राज्य, मान के चलिए अगर कोई ऐसा विषय जो इंटरनेशनल बन गया है, हमने क्या बोला कि रतलाम में अंतरराष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र बनेगा, मतलब केंद्र का इंटरफेरेंस आ गया, तो वहां पर भले राज्य सूची का विषय है, कानून कौन बनाएगा? संसद। तो लिखे अंतरराष्ट्रीय समझौते के पालन हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। फॉर द फॉलोइंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। एक मिनट, पार्लियामेंट राज्य क्यों बनाएगा? अंतरराष्ट्रीय समझौता राज्य कर ही नहीं सकता, लिख रखा है ना, अंतरराष्ट्रीय समझौता केवल देश के पास है ना, जो 100 विषय है ना उसमें केंद्र का लिख रखा है। ये हो गया आपका। अब हम देखेंगे कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र सरकार कैसे नियंत्रण रखती है। क्वेश्चन आ गया कि आपको लगता है कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण है क्या? चलो 7 नंबर में लिख के लाना कल। क्या आपको लगता है, डू यू थिंक द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द स्टेट? डू यू थिंक द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द स्टेट? क्या आपको लगता है कि राज्य विधानमंडल पर संसद का नियंत्रण है या केंद्र का नियंत्रण है? डू यू थिंक द कंट्रोल ओवर द स्टेट, राज्य पे किसका कंट्रोल है? केंद्र का। क्या आपको लगता है कि राज्य पर या राज्य विधानमंडल पर संसद या केंद्र का नियंत्रण है? डू यू थिंक द कंट्रोल ओवर द पार्लियामेंट और
लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको लगता है क्या लगता है ऐसा, हम बताएंगे लगता है क्या नहीं लगता। ठीक, तो ये आर्टिकल देख लिए हैं 7। अब हम देखेंगे कि राज्य पर केंद्र का नियंत्रण क्या है। ठीक, कंट्रोल ऑफ, चलो क्या है, एक आर्टिकल होता है, देखो विधानमंडल का निर्माण किससे होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते, राष्ट्रपति कौन होते, देश के प्रमुख। राष्ट्रपति की कहां से आते, जो सरकार चाहेगी वही राष्ट्रपति बनेंगे। मतलब किसी राज्य में राष्ट्रपति जिसको चाहेंगे उसको राज्यपाल बना देंगे। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से किसका नियंत्रण है राज्य पे, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति का, मतलब केंद्र सरकार का। ये आगे बात समझ में किसके नहीं आई, देखो देखो तो भारत में राज्य अलग है, केंद्र अलग है। अब राज्यों का हेड कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, गवर्नर। जबकि वास्तविक हेड कौन होता है, राज्यों का मुख्यमंत्री। चुनाव किसका होता है, मुख्यमंत्री का। लेकिन संवैधानिक कौन होता है, राज्यपाल। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते, राष्ट्रपति। और काम किसके अनुसार करते, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करेंगे। अब राष्ट्रपति वही बनेंगे जो केंद्र सरकार चाहेगी। जनरली 99% ये होता है कि जो सरकार चाहती है वही राष्ट्रपति बनता है। तो अब राष्ट्रपति कैसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाएगा, जो सरकार की विचारधारा से मैच करता हो। जो मतलब मान के चले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र वाले राष्ट्रपति ऐसे राज्यपाल को भेजेगी कि यहाँ उंगली करे। जैसे अभी केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में भेज दिया सत्यपाल मलिक को, तो वो ममता दीदी जी ने हराम कर दिया, उन्होंने किसी बिल पे साइन नहीं करे, नहीं करूँ। ऐसा अगर कर दे तो क्या होगा, राज्य में कंट्रोल आ जाएगा ना भैया केंद्र का। तो एक आर्टिकल 201 आर्टिकल में विधान परिषद ने और विधानसभा ने कोई बिल पास किया कि हम मध्य प्रदेश में शराबबंदी करना चाहते हैं, और राज्यपाल के लिए साइन के लिए भेजा, तो राज्यपाल साइन करने से मना कर सकते। बोले मैं राष्ट्रपति के पास भेजूंगा, अभी सोचना पड़ेगा। तो आर्टिकल 201 है कि कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास भेज सकते, क्यों, फिर डबल आया तो डबल भी भेज सकते, बोले 3 बार आया तो 3 बार भी भेज सकते। जबकि केंद्र में क्या है, एक बार अगर राष्ट्रपति के पास बिल गया, राष्ट्रपति ने साइन नहीं करा, दूसरी बार साइन करना ही पड़ेगा। ऐसा है ना, बाध्यकारी। केंद्र में नहीं, राज्य में नहीं। 5 ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताओ 201 क्या है। तो क्या था कि अगर विधानसभा और विधान परिषद पढ़े तो अब शुरू, अब पता चलेगा क्या होता है। ही मजाक मस्ती अब पता, अब हवा उड़ेगी। हाँ, तो राष्ट्रपति के पास राज्यपाल कोई भी बिल भेज सकता है देखने के लिए। राष्ट्रपति ने मान के चलिए 1 महीने हाँ करी तो भी ठीक, नहीं हाँ करी तो भी ठीक। तो अब पहला है राज्य पर केंद्र का नियंत्रण। राज्य पर केंद्र का नियंत्रण, केंद्र का नियंत्रण। नियंत्रण क्या हो सकता है, नंबर 1 आर्टिकल 201 लिखिए। आर्टिकल 201 अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्य विधान, वो फैन फुल करो यार, गर्मी लग रही, ठंड लग रही है आपको तो फुल कर दो, ठंड लग रही है नीचे क्या। हाँ। मैं अरे यार इतने बड़े अखबार में छोटे बात तो मानो, हाँ सर, ये आप ओ ठीक है, हो दे दिया। अरे खड़ा भी हूँ मैं तो विज्ञान विभाग की अध्यक्षता में। सर बताइए आपको पेपर में। ओ थैंक यू, एक पहले ही आ गया, ऐसा तो पहले ही आ गया पेपर। ये लो नेट उतर लो। हाँ देखो एग्जाम पास कर लो तो कोई भी दे दे, फेल होता है मैं कोई नहीं बोलते हो। पहले भी गया था मैं, पर पहले नहीं आया क्योंकि नेट नहीं थी ना। तो क्वालिफिकेशन है तो सब लिखेंगे भैया। हो चलो
तो 201 में क्या लिख रखा है कि अगर लिखो इसको, लिखो, ये समझ नहीं आएगा, हवा नहीं लगेगी इसमें, पता है मुझे। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अंडर आर्टिकल 201, ये इंग्लिश का है ना नोट्स आपके पास, तो देख लेना इसको, है ना। हाँ, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल, अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक, किसी विधेयक को राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर, किसी विधेयक को राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। गवर्नर कैन सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडर करने के लिए राज्यपाल किसके पास भेजेगा? प्रेसिडेंट के पास। रिकंसिडर वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी वर्ड है इंग्लिश के लिए, है ना, रिकंसिडर करने के। बोलो देखो आप किसी विधेयक को, नहीं मिला पायल आपको ये? क्या बोला मैंने अभी? विधानमंडल मतलब राज्यपाल की आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को बिल पास राज्यपाल मान के चलिए कोई विधेयक बनाया, विधेयक मतलब क्या होता है? जिसको बिल बोला जाता है, अंग्रेजी में बिल और हिंदी में विधेयक। विधेयक को विधेयक ही बोला, अंग्रेजी में एक तो बिल और एक्ट होता है। एक्ट जो पास बन गया, पास हो गया, और बिल जो प्रक्रिया में। तो किसी विधेयक को विधानसभा ने पास कर दिया, विधान परिषद ने पास कर दिया, और क्या है कि हम मध्य प्रदेश में शराबबंदी कर रहे हैं, तो राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल साइन करेंगे तभी वो बिल क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। लेकिन राज्यपाल को लग रहा है बोले गलत बात है, तो राज्यपाल कहाँ भेज सकते? राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद का उपयोग करके? 201 का उपयोग। तो ये लिख रखा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर अनुमति के लिए, के क्या हम इसको अनुमति दे दें कि नहीं दें, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अगर कोई भी राज्य का काम होगा वो राज्यपाल के पास रहेगा। देखो बड़ा काम तो पहले राज्यपाल के साइन करवा लेंगे, है ना, बाकी छोटे मोटे काम में अड़चन आ सकती है ना। जो दिक्कत आई तो फिर राष्ट्रपति पर जाएंगे। राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति ने हाँ बोल दी तो राज्यपाल भी हाँ बोल दें, राष्ट्रपति ने मना बोल दी तो वाह, नहीं बोले बिल खत्म हो जाएगा। और राष्ट्रपति ने बोल दिया कि एक बार और लाओ इसको, एक बार और सही करो, तो वापस विधानसभा के पास गया, विधानसभा ने एक बार और पास किया, फिर राज्यपाल को भेजा, तो राज्यपाल दूसरी बार भी राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब दूसरी बार राष्ट्रपति हाँ करे नहीं करे कोई बाध्यता नहीं है, दूसरी बार भी राष्ट्रपति बोल सकते एक बार और देखो। लेकिन केंद्र में ऐसा नहीं है, एक बार राष्ट्रपति के पास भेजा, हाँ नहीं करी, दूसरी बार बोला, दूसरी बार वापस सेम वो कोई बिल भेजा तो राष्ट्रपति को हाँ करनी पड़ेगी, बाध्य। लेकिन राज्य में नहीं है, ये बहुत कम लोगों को समझ आएगा, मेजोरिटी होगी उसको समझ आएगी थोड़ी, है ना, पढ़ाई की, और जो सीरियस होगा उसको खोपड़ियाँ होगी उसको, ठीक। या 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, 4-5 बार, मैंने भी 8-10 बार पढ़ा तब जाके समझ आया। तो आप सोच लो पहली बार में समझ, है ना। हाँ, धन विधेयक में पहले ही साइन करा लेते। साधारण विधेयक में तो होता है, साधारण विधेयक में राष्ट्रपति साइन बाद में होते। धन विधेयक, वित्त विधेयक, हाँ धन वो फोकट बात है, मैंने नेट करा कभी भी नहीं पढ़ा, प्रथम बात है ना, तो मतलब वो पढ़ने के लिए किसके अभी बताएं कि शराबबंदी, राज्यपाल को लग रहा है शराबबंदी नहीं करनी चाहिए, सरकार का व्यय खत्म हो रहा है, तो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। कोई भी बिल, किसी भी बिल को उदाहरण ले लो, बोले कि शिक्षा बंद कर रहे, प्राइवेटाइजेशन कर रहे, कुछ भी तो कानून बना सकते। अब लिख रखा है इसमें अब एक है आर्टिकल 31A, क्या है? एक तो 201 हो गया ना, एक आर्टिकल 31A। 31A में क्या लिख रखा है? एक तो 31 तो खत्म ही कर दिया है, 31 खत्म कर दिया, 31A चालू है, ये भी बता दो, है ना। हाँ हाँ, 31 तो खत्म कर दिया, 31A इसमें क्या है? अगर कृषि सुधार करना है, कृषि सुधार मतलब बोले हम एग्रीकल्चर के लिए कोई नया अवार्ड चला रहे हैं, या लोगों को यूरिया खाद फ्री में दे रहे हैं, इससे संबंधित अगर कोई भी कानून बना रहे, कृषि, क्योंकि कृषि किसका विषय है? राज्य का विषय, पर वो प्रभावित पूरे सोसाइटी को करता है। तो अगर
कृषि सुधार से संबंधित, लिखो ये, कृषि सुधार से संबंधित कानून बनाना है। अगर कृषि सुधार से संबंधित कानून बनाना है तो राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, है ना। हाँ, पहले क्या बोले, क्या हम कानून बना दे। अगर ये कृषि देखो यार, समवर्ती सूची का विषय तो नहीं, देखो तो कृषि किस सूची का विषय देखो, मुझे लगता है समवर्ती सूची का है यार ये, जहाँ तक मुझे लगता है कृषि किस सूची का विषय समवर्ती सूची का होना चाहिए। हाँ, अगर ये समझ में आ गया ना, कृषि में सुधार करना है तो कानून कौन बनाएगा, बनाएगी तो राज्य सरकार, लेकिन अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की। राज्य सूची का, हाँ मुझे लग रहा था, है ना, राज्य सूची का, ठीक, राज्य सूची का विषय है। लेकिन क्यों, क्योंकि वो पूरे समाज को प्रभावित करता है, इसलिए। अब हम देखेंगे आर्टिकल 288, आर्टिकल 288 288 जो हम लिखवा दिया, आप बात कर रही थी, वो वहां लिख तो रखा है, वही पढ़ना है। हाँ है, क्या है, कहाँ पे, हाँ हाँ, इसीलिए दे रखा है इसमें। सर ये 288 दो है क्या? हाँ 288 288 ए लिख दिया आपने, है ना, दो, सही कर लो उसको, दो कर लो। सर राज्य विधानमंडल में अपने क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री नहीं आते ना? राज्य विधानमंडल का मुखिया ही मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री क्यों नहीं आएंगे, होते तीन हिस्सा है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधानसभा का सदन का नेता मुख्यमंत्री, और पूरा राज्य किससे चलता है, मुख्यमंत्री से। राज्यपाल नहीं, जैसे हम संसद में प्रधानमंत्री पढ़ा क्या हमने, संवैधानिक रूप से राज्यपाल, संवैधानिक रूप से है। संसद में हमने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पढ़ते, लेकिन काम कौन, मोदी जी करते हैं। 288 में लिख रखा है कि अगर जल और विद्युत, जल व विद्युत, अगर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, अगर जल व विद्युत पर कर लगाना है, अगर राज्य को जल व विद्युत पर कर लगाना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर जल और विद्युत पर कर लगाना है तो क्या करनी पड़ेगी, राज्य विधानमंडल लगाए, लेकिन राष्ट्रपति साइन कराने पड़ेंगे। पहले बोलना पड़ेगा क्या हम लगा दें, राष्ट्रपति बोला हाँ लगा दो, राज्य को देंगे पानी तो फिर लेंगे उनसे, करिए, है ना। हाँ, कुछ भी टैक्स लगाना, क्योंकि मान नदी विद्युत हमारी अब अपने सिंगरौली से दिल्ली मेट्रो को लाइन जा रही है ना, और अब नर्मदा नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में जाती है, टैक्स लगा दिया, वो तो लड़ाई हो जाए ना, टेकड़ातान हो जाए इन तीनों की। तो उसके लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति की पहले अनुमति दे लेते हैं। और लास्ट है राज्य विधान, अच्छा, व्यापार की स्वतंत्रता, मतलब हम कोई, हमारे यहाँ पर कोई फैक्ट्री खोल रहा है, काई की फैक्ट्री, मान के चलिए कि उसने जूते बनाने की फैक्ट्री खोली, तो राज्य सरकार ने बोल दिया कि 100 रुपये का जूता बचेगा, 70 रुपये मेरे, 30 तेरे, ऐसा नहीं कर सकती। तो व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएगी अगर कोई, क्या आपको व्यापार की, देखो हमारे यहाँ पर व्यापार करने की आज़ादी है सबको, 19 दे रखा है ना, व्यापार करने की, आजीविका को चलाने की। तो अगर कोई राज्य सरकार कोई प्रतिबंध लगा रही है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 19 में लिखा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। तो व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक। अब हम देखेंगे विधायी क्षेत्र के मुद्दे कौन कौन से, थोड़ी देर रोको तो उसको फिर देखेंगे, ऊपर से रोको, रुको। तो देखो हमने क्या देखे, राज्य पर केंद्र का नियंत्रण से संबंधित आर्टिकल 201 देखा, 31A देखा, 288 2 देखा। अब कुछ मुद्दे आए हुए हैं विधायी क्षेत्र से संबंधित, क्या है, लिखे, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ केस, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ मुद्दे, क्या मुद्दे आए थे, कुछ मुद्दे आए हैं इन दोनों से संबंधित, क्या मुद्दे आए देखेंगे। तो पहला मुद्दा आया था 2009 में, 2009 में एक क्या था, जल्लीकट्टू, एक वहाँ होता है आपके तमिलनाडु में, है ना, जल्लीकट्टू एक त्योहार होता है ना, वहाँ पर बेल है ना, बेल मारता हुआ ऐसा। तो बोलिए कि
बेल का होता है कि ऐसा जंगल में उसके एक ग्राउंड में बेल को कर देते हैं, बेल से इंसान लड़ते हैं, है ना, क्या बोले इंसान मर जाए तो उससे संबंधित एक केस आया था कि अगर वो वहां पर होता था तो केंद्र सरकार ने बना दिया, बैन कर दिया उसको। और खेल किसका विषय है? समवर्ती सूची है। अब केंद्र सरकार ने उसे बैन कर दिया तो राज्य सरकार कहां गई? सुप्रीम कोर्ट के पास गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि समवर्ती सूची पर बनाया गया कानून राज्य सूची के ऊपर होगा। मतलब राज्य से अगर कोई कानून राज्य ने बना दिया तो राज्य का नहीं चलेगा, किसका चलेगा? केंद्र का चलेगा। तो ये कैसे है? पहला केस जल्लीकट्टू 2009, लिखिए आप जल्लीकट्टू केस 2009। जल्लीकट्टू गेम होता है ना, कहाँ पे? तमिलनाडु में। 2009 में केस आया था। तो क्या है? समवर्ती सूची के विषयों पर, लिखिए इसका जल्लीकट्टू 2009 समवर्ती सूची के विषयों पर संसद द्वारा बनाया गया कानून ऑन द कंकरेंट लिस्ट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। समवर्ती सूची पर संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून पर प्रभावी होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब राज्य सरकार ने कोई कानून बना दिया है और वही कानून अगर केंद्र सरकार ने बनाया तो किसका लागू होगा? केंद्र का, मतलब संसद का। समवर्ती सूची पर बनाया गया संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून पर प्रभावी होगा। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून पर प्रभावी होगा। मतलब कोई लॉ मेकिंग करी स्टेट ने कि हमारे यहाँ पर जो है सट्टा बंद हो गया, सट्टा जो है ना, ये समवर्ती सूची के विषय सट्टा होता है ना, कि बोले ये डालो नहीं इतने पैसे निकल जाएंगे ना, उसी पर कानून बना दिया केंद्र सरकार ने कि बोले नहीं, किसी भी देश किसी भी राज्य में सट्टा बंद नहीं होगा तो किसका चलेगा? संसद का। सेम यही जल्लीकट्टू 2009 में बंद कर दिया था, है ना। राज्य ने बनाया कि हमारे यहाँ पर चालू रहेगा, हमारी परंपरा है, तो सरकार ने बोल दिया समवर्ती, इसने केंद्र ने कानून बना दिया कि बोले नहीं, इससे क्या हो रहा है? मानव हानि हो रही है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्या हो गया? उसका केंद्र का कानून प्रभावी है ना। हाँ, उसमें क्या है कि इंसान मर जाए बहुत समस्या हो जाएगी। अब एक और बात आई, कानून लैप्स कर जाते हैं। लैप्स का मतलब हमने एक एग्जांपल दिया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने बोल दिया कि कल से कोचिंगें नहीं चलेगी, जो भी कोचिंगें बंद हो जाएगी। ऐसा ही कानून केंद्र सरकार ने बनाए कि कोचिंगें तो चलेगी लेकिन केवल एमपीपीएससी की और यूपीएससी की, नीट वगैरह की कोचिंगें बंद हो जाएगी। तो दोनों में क्लेश हो गया कि एक बोल रहा है कि नीट की चलेगी, एक बोल रहा है कोई सी भी कोचिंग नहीं चलेगी। तब क्या होगा? अति व्यापन हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैप होता है ना, जैसे ये कानून और ये कानून दोनों ऐसे मिल गए, केंद्र का भी कानून मिल गया और स्टेट का भी कानून मिल गया। मतलब कुछ बातें इसकी अलग जा रही है और कुछ बातें इसकी अलग, बाकी कुछ आधी बातें दोनों की मिल रही है। तो क्या होगा? तब चलेगा केंद्र वाला कानून। मतलब हाँ, तो चलेगा किसकी? केंद्र की, क्योंकि हमारे यहाँ पर मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है ना। तो यह क्या लिख रखा है कि कुछ विषयों के अतिव्यापन होने की टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आप देखो, राजस्थान द्वारा कानून बनाया गया, क्या? लाउड स्पीकर का कानून बनाया कि यहाँ पर नमाज वगैरह होती है, नहीं चलेगी, आपने अपने कम बोले आप, है ना, जोर से आवाज में बोला, लोगों को सुबह डिस्टर्बेंस होता है। तो केंद्र सरकार ने बोल दिया नहीं, ये समवर्ती सूची के विषय हम कानून बनाएंगे। सर वो जो नमाज पढ़ते वो माइक लगा के पढ़ते क्या? कैसी बात बोल दिया आपने? इतनी आवाज क्यों आ रही है? ये व्यावहारिक ज्ञान है ना, घूमने फिरने से आएगा। किताब, मजाक नहीं कर रहा मैं, किताबों से आप कभी भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं सीख सकते। और आज की एग्जाम में किताबी एग्जाम में रहेगी। व्यवहारिक ज्ञान तो आपको दुनिया देखने से आएगा। आप सोच लो कि मैं तो किताब पढ़ के, हर चीज किताब से नहीं आती। 30 से 40 क्वेश्चन व्यवहारिक आते हैं। जैसे वो आपकी हॉस्पिटल कोई जाते हैं तो वो राहगीर योजना, लाउड स्पीकर बोले किस सूची का विषय है ना, एग्जैक्टली, है ना, कपाड़, ये कंघा और ये सब इनका 5 का है ना सिक्कों में। अब ये चीजें आप घूमने फिरने से आएगी, है ना। ये चीजें पढ़ने से नहीं है, पढ़ने से आप गोलू बच्चा बनेंगे, किताबी कीड़ा बनेंगे। ठीक, तो जो सामाजिक चीजें वो करनी चाहिए। ठीक, तो लाउड स्पीकर नहीं रहने दो, पढ़ने दो इनको, पढ़े। अरे सही बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे डिस्टर्ब नहीं होती है, कुछ नहीं होता है ऐसे लोगों का। चलो हाँ, तो राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाया गया कि लाउड स्पीकर से समस्या हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या बोल दिया? बोले नहीं, ये विषय हमारा है, ये संचार है, ये आपके स्पीकर वगैरह क्या है, संचार है, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम कानून बनाएंगे। वहीं पर अगला एक और केस होता है,
तो ये लिखना नहीं है ना, उस पीडीएफ को पढ़ना है। बिहार में क्या बनाया, भूमि सुधार अधिनियम बनाया। क्या बनाया कि 50% भूमि का राजस्व किराए राज्यों के पास जाएगा। मतलब जितने भी भूमि का लैंड आ रहा हो किसके पास जाएगा, लैंड का पैसा आ रहा हो राज्यों के पास जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस भूमि को क्या करा, बोले सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि कोई भी किराए आप राज्य कैसे ले सकते 50%, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो बिहार सरकार का भूमि सुधार अधिनियम, बस इतना ही लिखे, बिहार सरकार का भूमि सुधार अधिनियम सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, क्योंकि भूमि किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का है ना। अगला है उद्योग राज्य सूची का विषय है, जबकि हाँ उद्योग से संबंधित कोई कानून बना दिया कि हमारे यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम 50% टैक्स लेंगे। कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती, और अगर ऐसा कर दिया है तो फिर केंद्र सरकार एक कानून बना सकती है, कोई टैक्स नहीं लगेगा नई कंपनी बनाने पर। तो उद्योग राज्य सूची का विषय, लेकिन अगर कोई मुद्दा केंद्रीय महत्व का हो तो वहां पर चलेगी किसकी, केंद्र की चलेगी। ये है समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून आ सकते ना, हाँ। लेकिन चलेगी केवल केंद्र की। अब हम देख, ये हो गया विधायी शक्ति। अब देखेंगे वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध प्रशासन, वित्तीय संबंध बंद कर दो इसको, फिर देखेंगे कल। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, केंद्र राज्य संबंध, जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब केंद्र राज्य संबंध के बारे में क्या देखा था कि इनका राजनीतिक संबंध सब देख लिया था लास्ट वीडियो में, है ना, या लास्ट क्लास में। अब हम देखेंगे वित्तीय संबंध कि फाइनेंस में राज्य और केंद्र के बीच क्या संबंध है, क्या है फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध। लिखेंगे आप फाइनेंशियल रिलेशन, मेरी क्लास थी फाइनेंशियल रिलेशन, एग्जाम थी मेरी, फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध। अब वित्तीय संबंध क्या हो सकता है, वित्तीय संबंध में ये हो सकता है कि टैक्स कौन लेगा, टैक्स किसको जाएगा, मतलब केंद्र सरकार टैक्स लेगी, राज्य सरकार टैक्स लेगी। जैसे जीएसटी लगती है ना, तो पैसा किसके पास जाता है, वो कहाँ लिख रखा है, क्यों जाएगा, कितना % राज्य को जाएगा। मान के चले सीजीएसटी लग रही, सीजीएसटी तो राज्य में भी लगती है, तो क्या पैसा केंद्र के पास रहता है क्या पूरा। एसजीएसटी लगती है, क्या पैसा राज्य के पास रहता है क्या। आईजीएसटी लगती है, तो ये पैसा किसके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, या राज्यों के विकास के लिए किसको कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब है फाइनेंशियल रिलेशन या वित्तीय संबंध। जैसे कि आर्टिकल 246 में क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है आर्टिकल 246 में, क्या है, केंद्र क्या करती है, हाँ आर्टिकल 246 में सेंटर जो है ना, कौन, केंद्र, वो राज्य और केंद्र दोनों की करों का कर लगा सकती है, उनका नियंत्रण कर सकती है। मतलब अंडर आर्टिकल 246 सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स ऑन द स्टेट एज वेल एज सेंटर। केंद्र सरकार क्या कर सकती है, टैक्स इंपोज कर सकती है, उसको मैनेज कर सकती है, प्रबंधन कर सकती है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट बांट सकती है। ये सब आर्टिकल 246, हाँ 246 में ही तो है। केंद्र जीएसटी और संबंधित करों पर नियंत्रण रखेगी। अरे ये भी लिख रखा है, अलग अलग प्रोविजन, हमने वहां देखा था उस कॉन्टेक्स्ट में देखा, अभी हाँ यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे। तो जीएसटी का वर्णन 246 में सर कहाँ बोल रहे हैं सर, जीएसटी से संबंधित टैक्स लगाने का अधिकार है केंद्र को कुल मिला के। तो राज्य में भी टैक्स लगा सकती है और केंद्र में भी टैक्स कौन लगाती है, तो आएगा कि करों को प्रबंधन व नया कर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में, 246, किसे है, केंद्र को। तो बोले एसजीएसटी ने क्या होता है, हम आगे बताएंगे आपको, है ना। एक अगला आर्टिकल है आपका, और प्रबंधन का मतलब क्या होता है, हमने बोला ना अभी, मान के चलिए 100 रुपए आ रहे मेरे पास, है ना, 100 रुपए में एक तो सेंटर है, देश है, और 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 100 रुपए में किसको कितना पैसा बांटेगा, ये सब प्रबंधन कौन करता है, केंद्र। और केंद्र में भी एक होता है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, जो कि 279A आर्टिकल 279A में लिखा गया है,
जो डिस्ट्रीब्यूट करती है कि पैसा किसको कितना जाएगा। मध्य प्रदेश को विकास के लिए कितना पैसा देती है केंद्र सरकार हर साल, जैसे 1000 करोड़ रुपए हर साल हर राज्य को देगी, तो ऐसा नहीं होगा किसी को कम दे दे किसी को ज्यादा दे दे। तो ये लिख रखा आर्टिकल 246 की केंद्र सरकार राज्य व केंद्र में नया कर लगा सकती है। जैसे एजुकेशन कर हो गया, नया टैक्स लगाना तो कौन लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। किस आर्टिकल के अंडर लगाएगी, 246 के अंतर्गत। और क्या कर लगा सकती, करों का प्रबंधन कर मतलब टैक्स। दो वर्ड होते, एक होता है टैक्स और एक होता है सेस। क्या फर्क है, कर और शुल्क में क्या फर्क है। शुल्क मतलब सर्विस के बदले, और टैक्स तो आपको देना ही मैंडेटरी होता है। ठीक ठीक, शुल्क जब उपयोग कर तो अगर आप कमा रहे हो तो देना ही पड़ेगा, भले कुछ सरकारी चीजों का उपयोग करो नहीं करो। लेकिन शुल्क कहाँ लगता है, बताओ। हमने लिख रखा है निःशुल्क, किसके लिए, दिव्यांगजन के लिए। तो हम शुल्क काहे का ले रहे हैं आपसे, फीस काहे की ले रहे हैं, पढ़ाने की सर्विस दे रहे हैं आपको। सरकार आपको क्या सर्विस दे रही है, भले सरकार की सर्विस का उपयोग मत करो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन शुल्क तब देते आप कोचिंग आओगे तब भी पैसे दोगे ना। लेकिन भले आप सरकारी लाडली बहना योजना के पैसे मत लो, भले आप 5 किलो अनाज मत लो, भले आप रोड पे घूमो ही मत, भले आप हेलीकॉप्टर में घूमो, भले आप सरकारी ट्रेन में मत बैठो, फिर भी अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो आपको 30% सरकार को देना ही पड़ेगा। ये होता है टैक्स। तो टैक्स और शुल्क में ये फर्क होता है। तो शुल्क लगाने का अधिकार सरकार वर्कर शुल्क क्यों लगाएगी, शुल्क तो प्राइवेट लोग लगाते हैं, टैक्स कौन लगा सकती है, गवर्नमेंट। किस आर्टिकल के अंतर्गत लगा सकती है, आर्टिकल 246। अगला आर्टिकल दिया गया आपका आर्टिकल 269, वेरी वेरी मोस्ट टाइम 269। 269 में क्या लिख रखा है, सर मतलब ये टैक्स लगाएगी भी, सब उस पर नियंत्रण भी करेंगे। हाँ, अगला देखो, देखो आर्टिकल 269 में ऐसा है कि अगर हम पोर्ट का नाम सुना आपने, पोर्ट, सी पोर्ट, समुद्री बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह जैसे आपका मुंबई में है, गुजरात में है ना, बहुत सारे, क्या 1-2-4 बंदरगाह के नाम बताओ। नावा शेवा, टूटीकोरिन, हाँ, कांडला गुजरात का है ना, कांडला है। अच्छा, सी पोर्ट कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में कितने सी पोर्ट है, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि समुद्र नहीं। मध्य प्रदेश क्या है अरुण, बीच में है, मतलब सेंटर में। मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, जियोग्राफी नहीं बोला जाता, भूआकृति प्रदेश। जियोग्राफी की भाषा में मध्य प्रदेश क्या है, नहीं विभाजक तो बोल ही नहीं सकते। भू-आविष्कृत बताओ, लैंड लॉक स्टेट, कोई तो बोलते हैं जिसको बोला जाता है भू आवेष्टित नहीं, भू आवेष्टित मतलब चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है एमपी, है ना। तो एमपी में नहीं हो सकते, तो ये कहाँ हो सकते हैं, जहां पर समुद्र है। अब समुद्र कहाँ है, मध्य भारत के पश्चिम में है और पूर्व में है। पश्चिम के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह यहाँ है ना, और पूर्व में वाइजैक वगैरह ये है ना, विशाखापट्टनम को वाइजैक बोलते हैं, यहाँ हो सकते। तो इस बंदरगाह से इंपोर्ट हो रहा है किसका, लोहे का। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो रहा है, इंपोर्ट मोटरसाइकिल हो रही है, एक्सपोर्ट लोहे का हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ये महाराष्ट्र में हो रहा है या गुजरात में हो रहा है। अब उससे टैक्स कौन लेगा, उस बंदरगाह पे जो कंपनी उसका टैक्स कौन लगाएगा, कितना टैक्स लगाएगा, वो लगाती है केंद्र सरकार, और उस टैक्स को बांट देती है। गुजरात में है तो गुजरात सरकार को दे देगी आधा और आधा ये रख लेगी, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र को, ऐसा। तो 269 में क्या लिख रखा है, अगर कोई भी राज्य या किसी भी जगह पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात हो रहा है तो उस जगह पर टैक्स लगाने का अधिकार किसे है, केंद्र सरकार को। लिख नहीं रखा, नोट्स में लिख लो, वो नहीं लिख रखा, इसमें पढ़ो ये 269 क्या लिख रखा, पढ़ो उसको। करों का निर्धारण किया जाएगा किसके द्वारा, करों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, किंतु उसे बांट दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा, मतलब बांट दिया जाएगा। तो रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड है ना, इंटरनेशनल इंपोर्ट,
एक्सपोर्ट, इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों, आयात और निर्यात अगर कर रहे हैं और अगर कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड मतलब व्यापार कर रहे हैं, वहां पर कर लगाने का अधिकार किसे? केंद्र सरकार को। राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती नया, केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी। अच्छा, तो बोले कि केंद्र सरकार ही सारा पैसा ले जाएगी, नहीं, केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दिया और पैसा किसको बांट दिया? राज्य को भी दे दिया। कंसर्न स्टेट संबंधित राज्य को देगी। समझना आ गया समझ में? मैंने वही बोला ना, केंद्र सरकार करों का निर्धारण कर सकती है, ऐसा लिख नहीं रखा है, लिखना है। सौंप दिया राज्यों को, सौंप दिया जाएगा राज्यों, हाँ बांट दिया जाएगा, सौंपने को लिख दो, राज्यों को बांट दिया, प्रिंट मिस्टेक है ना। नेहा लिख लिया हो कि टैक्स इंपोज कौन कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा रिलेटेड टू कंसर्न स्टेट, कंसर्न स्टेट जो संबंधित राज्य है उसमें। ठीक, अब अगला है आर्टिकल 270, 270। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिख रखा है, लिख दो आप, है ना, है लिखो। अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात, निर्यात पर करों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात, निर्यात व विशेष परिस्थिति में कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात, निर्यात व विशेष परिस्थिति में कर लगाने का अधिकार या प्रबंधन का अधिकार केंद्र सरकार को है। कर लगाने और प्रबंधन का अधिकार केंद्र सरकार को है और उस कर को संबंधित राज्य में बांट दिया जाएगा। संबंधित राज्य को क्या करेंगे? बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना, कुछ केंद्र रखेगी, कुछ राज्यों को दे देगी, है ना। तो करों को लगाना, बांटना कहां पर? अंतरराष्ट्रीय आयात निर्यात या व्यापार, है ना, आयात निर्यात या व्यापार। ये समझ आ गया? ये इतने टेक्निकल आर्टिकल है, हवा निकल जाती है, अच्छे की किताबें पढ़ लो तो ही ठीक, इससे आसान भाषा में कुछ नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहा है कोई राज्य, तो वहां पर टैक्स कौन इंपोज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा ही तो आएगा कि केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय संबंधों का बंटवारा कैसे किया गया। वित्तीय संबंध से आप क्या समझते हैं? अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, लिख के लाना है आपको वो, है ना। अब अगला है मोनिका, समझ आए? संबंधित राज्य में बांट देती है, मतलब गुजरात है तो गुजरात को दे देगी, बस। महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र को दे देगी, है ना। संबंधित राज्य मतलब जहां बिजनेस हो रहा है। बोले मध्य प्रदेश को क्यों मिलेगा, है ना। तो बोले मध्य प्रदेश को केंद्र से पैसा ही नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर कौन सा? जो हर राज्य को मिलेगा। मान के चलिए आपके पापा के 2 बच्चे, तो दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में भेजेंगे ना, या पढ़ाएंगे, दोनों को पढ़ाएंगे, तो सरकार के लिए भी राज्य क्या है? अपने बच्चे हैं, ऐसा ही मान सकते हैं, ऐसा है? वो टैक्स अलग चीज होगी, वो प्राइवेट हाथों में लेता है, वो है ना, वो एक अलग ही मुद्दा है, टोल टैक्स वाला, है ना, वो बताएंगे आपको फिर। अब अगला आर्टिकल 270। अब 270 में लिख रखा है, लिखेंगे आप, करों से प्राप्त आय का केंद्र तथा राज्यों में बंटवारा किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट IMP, करों से प्राप्त आय का जो टैक्स हमें गेन होता है, कहां से? जो हमें टैक्स मिलता है, जो टैक्स कलेक्शन होता है, उसको, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, कलेक्टेड टैक्स, ऐसा लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलेक्टेड टैक्स। जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा किसके बीच? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या है? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट क्या होगा आपका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स होगा। लिखें हम, राज्य व केंद्र के बीच, राज्य व केंद्र के बीच करों का बंटवारा जो कर से प्राप्त होगा। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स, टैक्स लगाते हैं ना, टैक्स, वो तो करों से प्राप्त पैसों का बंटवारा किसके बीच? राज्य और केंद्र। क्वेश्चन आ गया, इन विच आर्टिकल मेंशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो 217 किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा लिखा गया है? तो आर्टिकल 270, वेरी वेरी मोस्ट IMP। अब एक और आर्टिकल आपका क्या दिया गया है, देखो, ये आर्टिकल नहीं,
269 और 70 में जो चीजें लिख रखी है उसके अलावा अगर कोई नई चीज आ गई तो उसको लगाने का अधिकार किसे है? केंद्र को। कुल ऐसा लिख लो, नीचे एक स्टार बना के लिख लो, रेसिडुअरी पावर, नेहा लिखेंगे पहले इंग्लिश में, रेसिडुअरी की स्पेलिंग देख लें थोड़ी ना, रेसिडुअरी पावर लाइज इन सेंटर। अवशिष्ट, हाँ, करों से संबंधित अवशिष्ट शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास है। करों से संबंधित अवशिष्ट शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास है। अवशिष्ट मतलब जो ना राज्य में लिख रखा है, ना केंद्र में लिख रखा है, ना किसी आर्टिकल में लिख रखा है, तो उस पर कौन इंपोज करेगा? केंद्र। हाँ, रेसिडुअरी पावर लाइज इन सेंटर। करों से संबंधित अवशिष्ट शक्तियां, देखो ये लिख रखा, पढ़ो उसको, कि अनुच्छेद 269 तथा 270 में दिए गए करों व उपकरों और अधिभारों का बंटवारा दिशा निर्देश के अनुसार होगा। जो विषय 270 में नहीं है उन पर उपकर अधिकार कौन लगा सकता है? केंद्र। तो जो बची हुई चीजें वो किसके पास है? केंद्र के पास। ये इतनी बड़ी लाइन की आवश्यकता नहीं, केवल करों से संबंधित शक्ति किसके पास है? जो अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब अवशिष्ट को ब्रैकेट में लो, बचा हुआ, जो कहीं नहीं मेंशन है, बचा हुआ है ना, बचा हुआ किसके पास अधिकार है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये हो गया आपका वित्तीय संबंध। अब हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध। प्रशासन मतलब प्रशासकीय संबंध देखे ना, प्रशासनिक संबंध। अब हम देखें, अब क्या रहेगा? हमने फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हाँ, तो हम आपको पहले क्या बताया? 246 आर्टिकल बताया। 246 में राज्य और केंद्र पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को है और उस कर का प्रबंधन करने का अधिकार भी किसे है? केंद्र को है। हमारे यहाँ पर हमने एक ही पहली बार जब सेंट्रल स्टेट पढ़ाना शुरू किया था तो एक बात बोली थी। क्या बोली थी? स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र के साथ संघवाद। मतलब सारी शक्तियां किसमें रिलाई करती है? ऑलमोस्ट केंद्र के पास। ठीक, ये आर्टिकल 269 बताए हम कि नए करों को लगाना, नए करों को नहीं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, वस्तु विनिमय हो रहा है, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, तो उसका बंटवारा या उसका कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार। लेकिन उस करों को फिर संबंधित राज्य को बांट देती है। मान के चलिए गुजरात में एक पोर्ट, एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह में बहुत सारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है कि यहाँ से चीजें जाती है, वहां विदेश से आती है, यहाँ से आती है। अब वहां का प्रबंधन कौन करेगा? केंद्र सरकार। कर कौन लगाएगा? केंद्र सरकार। लेकिन वो किस कर अपने पास रखेगी क्या सरकार? नहीं, राज्य को बांट देगी। बोले सर केंद्र सरकार क्यों लगा रही? फिर क्योंकि केंद्र मजबूत है, केंद्र के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए, और केंद्र के पास एक काउंसिल रहती है। ये जो जीएसटी काउंसिल बताई ना आपको, इसमें सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी जाते हैं, तो सब लोग मिलकर करों को बांटते हैं। हम बताएंगे आगे आपको। अब हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रीति समझ आ गया? बताओ क्या 269 क्या है? चलो मैं अभी पूछूंगा, एक मिनट। 269 क्या है बताओ? प्रिया 246 क्या है? जैसे कि केंद्र जो है ना, हाँ। जीएसटी लगा सकता है। हाँ, जीएसटी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात है ना वो। अच्छा, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है प्रीति? अवशिष्ट शक्तियां, बचा हुआ मतलब हाँ वेरी गुड। जो चीजें कहीं लिख नहीं रखी ना वो क्या होगा? होती है वो केंद्र के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन लिखेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। देखो केंद्र राज्य संबंध वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सबसे सामान्य भाषा में समझा रहे, इससे सामान्य भाषा कुछ नहीं हो सकती। पहले आप वीडियो देखना यूट्यूब पे। और ठीक, अब अगला हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध क्या है। प्रशासनिक, देखो हमने देश को किस आधार पर बांट रखा? प्रशासन के आधार पर। हमारे पास क्या ऑप्शन आए थे कि या तो क्षेत्र के आधार पर बांट दे, भाषा के आधार पर बांट दे। तो भाषा के आधार पर बांट देगा तो मैनेज कैसे करोगे? मान के चलो आपके पापा और ये अलग हो रहे घर से, बोले हम खेत देंगे। खेत कैसे देंगे? कि बोले वो वाला खेत मेरा पूरा, ये वाला आपका। पता चला वो खेत रोड पे, फिर देंगे क्या? तो फिर क्या करेंगे? आधा आधा करेंगे। सेम ऐसे ही हमने बोला
कि हिंदी वाला अलग बना दो, बोले हमारा तो तमिल तो 10,000 लोग बोलते, तमिल का राज्य कैसे बनेगा। तो हमने प्रशासन के आधार पर बांटा। तो आपने देखा वो जिले रहते, तहसील रहती है, पंचायत रहती है, ये किस आधार पर बांट रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारे यहाँ पर यूनिट कैसे काम करती है, सबसे ऊपर कौन होता है? कंट्री, उसके नीचे स्टेट, उसके नीचे डिवीजन संभाग, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे ब्लॉक, उसके नीचे तहसील, उसके नीचे विलेज। ब्लॉक में अगर ब्लॉक थाना लिखवाते हैं तो ब्लॉक विकास खंड, ब्लॉक में देखो, एक मिनट, नहीं अलग होता है। ब्लॉक मतलब सिराना सर। हाँ, और तहसील मतलब से मेघनगर भी तहसील है, थानला भी तहसील है, ब्लॉक थानला भी बोलते हैं और ये मेघनगर ही बोलते हैं, इसके लिए पूछ रहा हूँ। खाचरों को भी ऐसा ही बोला जाता है, ब्लॉक खाचरों, तो फिर तहसील मतलब वो थोड़ा सा तहसील से बड़ा होता है। हाँ, यही मान सकते हैं आप कि तहसील में जो है जरूरी नहीं है कि आपका वो एसडीएम बैठे। तहसील में कौन बैठता है? तहसीलदार। और ब्लॉक में बैठता है एसडीएम। मतलब आपका जो लिख रखा ना 226 में कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, तो मिनिमम न्यायालय कहाँ है? ब्लॉक में रहता है जनरली। जैसे हमारा विकास खंड आलोट है, तो आलोट में क्या है? न्यायालय है। वहां दंडाधिकारी बैठते हैं, जिनके पास वो न्यायपालिका की शक्तियां रहती है। और तहसील में केवल लैंड से संबंधित काम होता है, रिलेटेड टू लैंड। या न्याय देने का काम, लोगों की सुनवाई का काम नहीं होता है। भूमि से संबंधित सारा काम तहसील में होता है। और विकास खंड में क्या होता है? आपके दूसरे न्यायिक काम भी होते हैं। ठीक, ये जन सुनवाई और ये होते हैं ना। जन सुनवाई कहाँ होते हैं? इसमें गांव में होते हैं जन सुनवाई, तो और कलेक्टर के पास होती है। तहसील और विकास में ये फर्क है। तहसीलदार बैठता है जनरली, या नायब तहसीलदार भी बैठते हैं। और यहाँ पे जनरली एसडीएम जो कि डिप्टी कलेक्टर रहता है। हाँ सर, जन सुनवाई में तहसीलदार भी बैठता है। मैंने बोला ना, गांव में होती है जन सुनवाई, है ना। और डिप्टी कलेक्टर बनता है एसडीएम। डिप्टी कलेक्टर किस डेपुटेशन पे जाता है? एसडीएम। एसडीएम को बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। हाँ, उप दंडाधिकारी, उप निरीक्षक दंडाधिकारी से, या सॉरी उप दंडाधिकारी रहता है, उपखंड दंडाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मतलब एक ब्लॉक में, डिविजनल का मतलब ये डिवीजन नहीं, यहाँ तो कमिश्नर रहता है, आयुक्त रहता है, और जिले में कलेक्टर रहता है। और यहाँ पर कौन रहता है? सचिव रहता है। और यहाँ पर भी सचिव रहता है। देखो, देश का प्रमुख कौन? पीएम। यहाँ का प्रमुख कौन? सीएम। यहाँ का प्रमुख कौन? ये देखो, ये है पॉलिटिकल प्रमुख, है ना। संभाग पॉलिटिकल नहीं है, संभाग राजनीतिक नहीं होता है, डायरेक्ट जिला भी राजनीतिक नहीं होता है। फिर राजनीतिक सीधा क्या जाता है? गांव। तो गांव का कौन होता है? हाँ, जिले का तो होता है ना, जिला पंचायत होती है, नगर परिषद होता है ना। तो यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष और महापौर होते हैं, है ना। संभाग वगैरह में नहीं रहते। महापौर नगर निगम में होता है। हाँ, नगर निगम में महापौर होता है, नगर पालिका में अध्यक्ष होता है, नगर परिषद में अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत में अध्यक्ष होता है, जिला परिषद जनपद पंचायत में अध्यक्ष होता है, ये सब। लेकिन इसका यूं प्रशासनिक प्रमुख कौन है? सीएस, चीफ सेक्रेटरी। कंट्री का हेड कौन है? सीएस। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है कंट्री का? सीएस। सीएस को बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। ये वो आईएएस होते हैं जो लगभग 35 साल से अधिक की आईएएस की नौकरी कर चुके हैं। उनका एआरसी होता है या सीआर होता है, क्रेडेंशियल रिपोर्ट। सीआर होता है क्रेडेंशियल रिपोर्ट, कि ये व्यक्ति कितना, वो बदलते रहते हैं। मुख्य सचिव कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, कभी 9 महीने से। तो वो क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, पर एमपीपीएससी में आ सकता है। जब एग्जाम देने जाओ तब देख के जाना, है ना। ठीक, तो क्या है? चीफ सेक्रेटरी। स्टेट में भी कौन रहता है? सीएस, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये भी आईएएस रहता है ना। उसके बाद डिविजनल में होता है कमिश्नर, आयुक्त। ये कौन रहते हैं? ये भी आईएएस रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में तो कलेक्टर रहता है, आईएएस रहता है, ये भी आईएएस रहते हैं। ब्लॉक में कौन रहता है? एसडीएम। और अगर बड़े शहर है तो वहां पर रहता है सीएमओ, सीईओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस देखो, इस डिस्ट्रिक्ट, हाँ, डिस्ट्रिक्ट के बाद सब कहां से आते हैं? एमपीपीएससी से आते हैं। ब्लॉक में एमपीपीएससी से आएगा तहसील, नायब तहसीलदार,
तहसीलदार की कोई पोस्ट नहीं है। नायब तहसीलदार सिलेक्ट होता है, वो प्रमोट होकर तहसीलदार बनता है। और जो गांव का प्रशासनिक प्रमुख है वो कौन है? सचिव। सचिव जी, रिंकिया वाले सचिव जी, रिंकी के सचिव जी, मंत्री साहब। मंत्री साहब रहते ना हो। मंत्री साहब कैसे बनते हैं? जुगाड़ से। मंत्री साहब जुगाड़ से बनते हैं, वैकेंसी नहीं आती है जनरली तो क्या डीसीए चाहिए ना, जुगाड़ होना चाहिए ना, बहुत सारी चीजें। तो ये है क्वेश्चन आता है कि सरपंच के प्रशासनिक प्रमुख कौन है, गांव के प्रशासनिक प्रमुख कौन है, जिला के कौन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हाँ। तो अरे यार ये क्यों, यूपीएससी से है। सब यूपीएससी से। नहीं, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है गाँव काव एग्जाम होता है। अपने यहाँ नीट होती है ना, ऐसे चाइना में एंट्रेंस एग्जाम होती है कॉलेज की। एम्बुलेंस भी रहती है, बच्चों का पेपर देख के होश उड़ जाता है। हाँ, एम्बुलेंस रहती है कितनी, पेपर देख के खोपड़ी खराब हो जाती है। और पेपर दुनिया उससे डिफिकल्ट आज तक एग्जाम नहीं, देखना गूगल पे सर्च करना गाँव काव एग्जाम। यूपीएससी 7वें नंबर पर आती है। अमेरिका में सेट होता है, SAT, बहुत सारी एग्जाम होती है ना। IIT JEE भी आती है ना। यूपीएससी भी आती है इस लिस्ट में। तो यूपीएससी कहीं नहीं आती है, नहीं आती है क्योंकि तैयारी करने वाले लोग ही उस स्तर के नहीं रहते। मैं बताऊं आपको, MPPSC में भी एक व्यक्ति लगा, DSP बना, विवेक सागर करके। ठीक, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में 2024 में सिलेक्टेड है। 2022 में फाइनल सिलेक्शन है और 2024 में इंटरव्यू कॉल है। पढ़ाई बताऊं मैं आपको, अच्छा पढ़ाई है इनकी JNU से BA, JNU से MA। JNU मतलब सुना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली में। ये नहीं पता आपको? DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। और हाँ, JMI जामिया मिलिया इस्लामिया, ये है ना। उसके बाद होता है साउ भी होती है एग्जाम, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है जो साउथ ईस्ट एशिया के जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब देश के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। हाँ, अपने दिल्ली में ही साउ होती है। उसके बाद एक और होती है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। अब ये सर यहाँ पढ़े, ठीक। नेट JRF है ही इनका, इंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। एंट्रेंस एग्जाम होती है नेट लेवल की, नेट का तो गोलू पेपर आता है इनके सामने। बड़े बड़े कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, छोटे कॉलेज में भी होता है आजकल। CUET क्या है, मैंने लिखवा रखा आपके टी शर्ट के पीछे। केट अलग होता है, केट MBA के लिए होता है। गेट और LL वो बहुत अलग अलग है। CUET 2 होती है, एक तो UG और एक PG। UG मतलब होता है जो अंडर ग्रेजुएशन है, और PG मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन है। अगर हाँ, तो ये इस यूनिवर्सिटी में पढ़े, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं कर रखा इन्होंने जीवन में। 2 UPSC के इंटरव्यू दे रखे, केवल 3-4 मेंस लिख रखे UPSC की। MPPSC में DSP सिलेक्टेड है, 4 बार इनका MPPSC में इंटरव्यू है। अभी 2024-25 दोनों का, 25 और 26 दोनों का मेंस है, और अभी DSP की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये घूमते फिरते मजे लेते, इनके दोस्त थे, सब करते। गोलू नहीं है, मेरे दोस्त थे ना अभी आए थे, वो इनके बेस्ट फ्रेंड है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर है मेरे दोस्त, जिनका स्टेटस लगाया था उन्होंने मेरा कि वो 5 बार फेल हो गए, उसके बाद भी मोटिवेटेड रहते। एक बार लगाया था असिस्टेंट प्रोफेसर बने, मैं भेजूंगा आपको वीडियो। हाँ, तो ये ऐसे लोग, और ये मजे लेने में, क्रिकेट खेलना, सब करना, सब करा, हर चीज है जो हो सकती है। बाकी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले भी थे जो सिर्फ पढ़ते थे, फ्रस्ट्रेट है वो, जीवन कैसे जीते नहीं आता उनको, दुखी है। तो ऐसा बनो आप, फूकटिया नहीं, तब जाके आपकी
यू बिकम एन ऑफिसर इन दिस प्रोसेस। अगर आप ऑफिसर तो ठीक, कलेक्टर तो ठीक, हम कंडक्टर की भी हरकत नहीं कर, कंडक्टर भी सिस्टमेटिक होता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। पीएससी की तैयारी कर रहा है, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए कि यार पीएससी की तैयारी कर रहा है, तब आपकी तैयारी सही है। सिर्फ पढ़ लो, ये क्या आप पढ़ लोगे? नॉलेज व्यवहारिक पता नहीं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जान के क्या कर लोगे आप? अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। मंत्री परिषद का ऐसा क्वेश्चन है, हवा निकल गया अच्छे अच्छों की। अभी राज्यपाल कितना ही पढ़ लिया, अच्छे अच्छे टीचरों को समझ नहीं आए, क्या कर लोगे आप? व्यवहारिक चीजें है आपको पता, जो पार्लियामेंट की डिबेट देखता है, जो लोगों से बातें करता है राजनीतिक, वो कर पाएगा। तो आप सोच लो पढ़ के पास, पढ़ के नहीं, पढ़ना तो फर्स्ट बात है ही, पर उसके अलावा व्यवहारिक होना जरूरी। आज की एग्जाम वो नहीं है कि भारत की राजधानी क्या है, नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली क्यों है, ये आता है। फिर ये तो पढ़ी ना करो, मत पढ़ो, फिर ये नॉलेज लाना है आपको। बाकी आप समझदार हैं। अब अगला हम देखेंगे, तो ये हो गया समझ में, सीयूईटी, यूजी, पीजी, गाँव का, इनके बारे में पता करो कि क्या होता है ना, तो व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। कल से आप यदि आप एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे ही नहीं आता कुछ, मैं क्या बताऊं, ये बोल दो, बोले फोकटी है, क्यों कर रही है, एग्जैक्ट यही बोलेंगे। अब हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक, राज्य और केंद्र के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है। अब जो ये आप जानते, संघ सूची में जो है वो कहां है, पूरे देश के लिए। राज्य सूची किसके लिए है, राज्य के लिए। तो संघ और समवर्ती सूची दोनों के लिए। लेकिन कार्यपालिका की शक्ति समझते हैं, कार्यपालिका की काम करने की शक्ति। तो संघ समवर्ती सूची में कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है, राज्य के पास, क्योंकि काम तो राज्य आके, केंद्र सरकार आके कर नहीं सकती, संबंधित राज्य को ही करना पड़ेगा। जैसे कि केंद्र सरकार ने रेलवे मैनेज करने का अधिकार राज्य को दे रखा है। मैं बताऊंगा आपको, एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, तो वो राज्य ही मैनेज करेगी। इंदौर साफ क्यों है, क्योंकि इंदौर के लोग साफ रखते हैं, सरकार तो है ही, पर वहां के लोगों में इतनी वो है। तो सेम ऐसे ही केंद्र सरकार की ने बोल दिया कि ये काम करना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन का बोल दिया। रतलाम कितना स्वच्छ है, या छोटे जो शहर है वो कितने स्वच्छ है, इंदौर स्वच्छ क्यों, क्योंकि वहां के लोगों में जागरूकता है। तो राज्य में अगर कोई काम करना है तो केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है। राज्य में केंद्र सरकार क्यों आके काम करेगी, नहीं करेगी ना, तो मतलब अपना काम हमें ही करना पड़ेगा। तो कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है, राज्य के पास। ठीक, अब हम देखेंगे, लेकिन राज्य के पास दो सीमाएं होती है। क्या सीमाएं होती है, कि अपने राज्य में कोई भी समवर्ती की सूची पे विषय पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है ना, तो अपने राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकती है, कौन, राज्य सरकार। मैं ये बोल रहा कि राज्य के पास क्या है, समवर्ती, देखो संघ सूची में कितने विषय है, 100, राज्य सूची में कितने हैं, 61, और इसमें समवर्ती में कितने हैं, 52। अब 100 विषय पे तो केंद्र ही बनाएगी, 61 पे तो राज्य ही बनाएगी, लेकिन इन 52 पे दोनों बना सकते हैं। तो उन 52 विषय में कोई ऐसा विषय आ गया है कि मान के चलो होटल हो गया, होटल हो गया, तो होटलें जो रहती है ना, होटलों का प्रबंधन, मध्य प्रदेश में लगातार केस आ रहे हैं कि होटलें वाले इलीगल रैकेट चला रहे हैं और होटल के खाने से पॉइजन हो रहा है, लोग मरते जा रहे हैं। केंद्र सरकार क्यों कानून बनाएगी, किसको कानून बनाना पड़ेगा, राज्य सरकार को ही बनाना पड़ेगा ना। पर राज्य सरकार की एक बाध्यता यह है कि अगर उस कानून के ऊपर केंद्र ने कानून बना दिया तो किसका चलेगा, केंद्र का। तो कार्यपालिका की शक्तियां तो है, लेकिन उस पर एक रिस्ट्रिक्शन है। ये समझ आ गया, मैं आपके नहीं आया। देखो हमारे यहां पर ये लिख रखा हमने, इस राज्य संघ सूची का मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये अभी थोड़ा समय लगे ना, 2-4 बार पढ़ोगे ना तब समझ में, आप पहली बार में चीजें बहुत दिक्कत होती, बहुत टेक्निकल चीजें है। और राज्य सूची में देखो, हमारे यहाँ पर राज्य होता है, केंद्र होता है, समवर्ती का मतलब होता है दोनों कानून बना। राज्य सूची में केवल राज्य, इन विषय का मतलब होता है रेल का मैनेज कौन करेगा, एरोप्लेन का मैनेज कौन करेगा, है ना,
शिक्षा का मैनेज कौन करेगा, ये लिख रखा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें हर एक चीज लिख रखी है कि इसका काम ये करेगा, इसका काम ये करेगा। तो कुछ ऐसे काम हैं जो लिख रखे कि दोनों कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई काम है तो आपको ही करना पड़ेगा। हम घूमने गए थे तो तपेला वाली हम ही ले गए, दूसरे लाके क्यों देते? हम बोलते कि दूसरे लाके दे देंगे, नहीं देंगे दूसरे। सेम ऐसे ही अगर अपने राज्य में मान के चलो, मध्य प्रदेश में होटलों में बहुत गलत काम होने लगा है, या होटलों की वजह से लोग पॉइजन आके मर रहे हैं, है ना, खाने में पचावट नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही, बीमारी के बहुत केस आ रहे, तो अब राज्य को नियंत्रण करना पड़ेगा, तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि होटल वाले केस लगा रहे, बोले किस आधार पर है आप, तो बता सकते कि हमने इस कानून के आधार पर आपको बंद करो। तो राज्य सरकार ने कानून बना दिया कि कल से होटल नहीं चलेंगे मध्य प्रदेश में। तो ये कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग कर लिया उसने, अपना एग्जीक्यूट कर लिया ना काम, कि हम काम बंद करवा दे। अब बात ऐसी है कि सेम ऐसा ही कानून केंद्र ने बना दिया, सेंटर ने, कि होटलें चलेगी लेकिन उसका मैनेजमेंट होने लगेगा। तो फिर किसका कानून लागू रहेगा? देश का। तो क्या लिख रखा है कि एक सीमा है, क्या है कि राज्य कार्यपालिका द्वारा संसद द्वारा निर्मित कानून का पालन सुनिश्चित करना होगा। मतलब संसद ने कोई कानून बनाया तो उसको मानना ही पड़ेगा। किसको? राज्यों को। आगे बात समझिए। अब आपको आगे क्या बताओ? देखो, सामान्य परिस्थितियों में तो राज्य कानून बना देगा कार्यपालिका के लिए, पर अगर डिफिकल्ट कंडीशन में केंद्र ने कानून बना दिया तो माननी किसकी पड़ेगी? केंद्र की। आ गया है ना ये। तो कार्यपालिका की शक्ति समवर्ती सूची पे किसके पास है? राज्यों के पास। लेकिन अगर केंद्र ने कोई कानून बना दिया तो किसकी चलेगी? केंद्र की। देखो, ये चीजें टेक्निकल है, 2-4 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तब चीजें समझ आएगी। डबल वीडियो देखना है तब आएगी। बोलो रही तो ये है ना। अब अगला एक और बाध्यता है, लेकिन केंद्र सरकार है ना, वो कोई कानून बना रही है तो राज्य सरकार उसको बाधित नहीं करेगी। मतलब केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया तो राज्य ऐसा नहीं करेगी उससे कॉन्ट्राडिक्शन हो। केंद्र की कार्यपालिका को आपको बाधित नहीं करना है। आई बात समझ? तो राज्य ऐसा नहीं करेगा कि केंद्र को प्रॉब्लम मिलाए। तो क्या लिख रखा है? केंद्र की कार्यपालिका को बाधित नहीं करे। मतलब केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है, पता चला राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, ऐसा नहीं। हाँ, राज्य ने बनाया, केंद्र बना सकता है, पर केंद्र ने बनाया तो राज्य फिर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ये 2 रिस्ट्रिक्शन किसके पास है आपकी? एक और रिस्ट्रिक्शन है कि आर्टिकल एक है आपके 257, वेरी वेरी मोस्ट 257। इसमें क्या लिख रखा है? संचार मतलब कम्युनिकेशन। टीवी कितनी चलेगी, कौन सा चैनल चलेगा, कौन सी नाटक आएगी, कम्युनिकेशन। किससे क्या होगा? जियो का जो रिचार्ज है सस्ता होगा, महंगा होगा, क्या होगा, ये सब किसके पास है? रेगुलेशन करने का अधिकार बताएगा आपको। संचार, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल। अब आप मनी जी ने बोला जैसे कि नेशनल हाईवे तो कहां लग रहा है? राज्य में जा रहा है। अब राज्य सरकार ने बोला टैक्स में लगाऊंगी। क्यों लगाएंगे भैया? वो तो नेशनल के है ना, राष्ट्र के। तो संचार, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार द्वारा किसको दिया जा सकता है? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कि आप अपने यहां पर जो रोड निकल रहे हैं टैक्स लगाओ, आप अपने रेलवे का प्रबंधन करो, अपने राज्य में रेलवे का प्रबंधन करो। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है कि केंद्र सरकार के पास, मेरे पास मान के चलो काम है कॉपी चेक करना, जिसकी मेंस में आंसर राइटिंग अच्छी क्या बोल दूंगा, चलो क्वेश्चन चेक कर देना। सेम ऐसे केंद्र सरकार 3 विषय पर, किस पे? आर्टिकल 257 में। एक तो संचार का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन जो होता है ना, जैसे आपका सिम में कौन सा बैलेंस डलेगा, क्या होगा, ये होगा, ये कौन सा टीवी चलेगा, क्या नहीं चलेगा, कब टीवी बंद हो जाएगी, कब नेटवर्क बंद हो जाएगी, संचार। रेलवे और एक और क्या था? राष्ट्रीय राजमार्ग है ना। इनका प्रबंधन करने का अधिकार किसे दे सकती है? केंद्र सरकार राज्यों को दे सकती है। तो कम्युनिकेशन, रेलवे एंड नेशनल पार्क इस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रीब्यूट पावर स्टेट। वहां क्या लिख रखा उसमें? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ, को तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है? सेंटर को। ये सेंटर का, लेकिन वो देगी स्टेट को ना। दे सकती है, देगी नहीं, दे सकती। नहीं पता चला? देखो, हमारे पास एक आर्टिकल 257 में 3 सब्जेक्ट है,
मतलब 3 सब्जेक्ट के बारे में लिख रखा है कि कम्युनिकेशन, रेलवेज और नेशनल नेशनल हाईवे, इन तीनों को मैनेज करने का राइट किसे दे सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट, ऐसा लिखते हैं, है ना। तो इन तीनों का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट किसे दे पाएगी? राज्य को। तो क्वेश्चन आएगा कि रेलवे का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के द्वारा, अपने राज्य में। ये मेरे से पूछा था एक सर ने, जब मैं वहीं चैंपियंस स्क्वायर पे इंटरव्यू देने गया था ना वहाँ। हाँ, सरकारी है। हाँ, तो वो बांट दिया ना, कुछ स्टेशन दे दिए कि आप मैनेज करो, जैसे हबीबगंज है ना अपना, वो रानी कमलापति स्टेशन है ना, ऐसे बांट भी सकते। वो किस अनुच्छेद का उपयोग किया? 257। रेलवे। आपके पास क्वेश्चन आ गया कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि वर्तमान में एक प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, वो किस अनुच्छेद के तहत प्राइवेट कंपनी को दिया? 257। केंद्र सरकार ने किसको दिया? राज्य को। राज्य सरकार ने किसको दिया? प्राइवेट कंपनी को। तो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। अगर पूछ लेंगे आप राज्य सरकार पे, रेलवे का मैनेजमेंट कौन करता है? 99.9999% केंद्र बोलेंगे। ये मतलब रेलवे स्टेशन आपको देते हैं तो वो आईसीओ प्रमाण पत्र, हाँ, आईएसओ। हाँ, वो तो ऐसा रहता है कि वहाँ पे साफ सफाई कितना स्वच्छ पानी है, चाय पानी कितना अच्छा मिलता है, खाना अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता, वहाँ ये लोग कितने आते जाते, कितने लोग टिकट कटवाते हैं, कितना मैनेजमेंट अच्छा है, वो आईएसओ, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ है यार, है ना, कि स्टैंडर्ड जो मानक तय कर रखे उसके आधार पर। जैसे हमारा स्टैंडर्ड क्या है कि जो रोज क्लास आएगा, आई कार्ड पहन के आएगा, पढ़ेगा, टी शर्ट पहन के आएगा, या टेस्ट में अच्छे नंबर लाएगा, मतलब वो अच्छा बच्चा है, मानक पे खरा उतरता है। और एक फोकटे है, वो ड्रेस पहन के नहीं आएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, ही करेगा, तो वो उस मानक पे खरा नहीं उतर। तो जो ही करेगा उसको भगा थोड़ी देंगे, वो भी रहेगा। लेकिन ज्यादा वैल्यू किसको देने लगेंगे? फिर जो मानक पर खरा उतरेंगे उसको रिवॉर्ड देंगे। 2 चीज होती है, एक तो रिवॉर्ड और एक पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड इसको मिलेगा जो अच्छा करेगा, पनिशमेंट उसे मिलेगा जो खराब करेगा। तो आईएसओ एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेशन होता है, जो कि एक प्रमोट करता है काम को, कि हाँ, है ना। हाँ, क्यों प्राइवेट है तो स्वाभाविक बात है कि बस में थूकते आओ, ट्रेन में थूक दे दे लो, बस देखो प्राइवेट तो आपका लेट बात कितना गंदा कर देते हो, नहीं करते। लेकिन सरकारी में आप ट्रेन में जाके वॉशरूम ही कर लो, धुआं निकल जाए आपका। तो ये होता है, प्राइवेट देके एरोप्लेन गंदा कर दे लो, धुआं निकाल दे उनका। प्राइवेट बस देके, प्राइवेट बस को, कार किसी की गंदी कर दो आप। सरकारी अस्पताल में तो दिक्कत कितना गंदी वाला, देखो प्राइवेट हॉस्पिटल चमक चमक कर, नीचे से चेहरा देख लो आपके उन टाइलों में, क्यों रहता है वो? क्योंकि वो प्राइवेट है। ये हाँ, तो 257 संचार, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे दे सकते हैं आप? राज्यों को सौंप सकते हैं, है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, अधिकार है। सरकार चाहे तो खुद मैनेज करे, पर जनरली वो किसे दे देती? राज्यों को दे देती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास बहुत सारे काम है, तो इतने दे दिए। अब आर्टिकल 356 में क्या लगता है ना? प्रेसिडेंशियल रूल। अंडर आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज, क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य का प्रबंधन या राज्य को कौन देखेगी? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार अपना मुखिया भेजती है किसे? राज्यपाल को। किसको भेजती है? राज्यपाल को। तो 356 में जब राष्ट्रपति शासन ये होता है कि राज्य में, मान के चलिए अपने यहाँ पर मोहन यादव की सरकार है, मोहन यादव की सरकार में स्टूडेंट खुश नहीं है, लोग खुश नहीं है, महिलाएं खुश नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों की परीक्षाएं नहीं हो रही है, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। केंद्र सरकार चाहे तो क्या लगा सकती है? राष्ट्रपति शासन, कि यहाँ पर सरकार काम करने लायक नहीं है। उस समय राज्य का मुखिया कौन होगा? चुनाव नहीं होंगे जब तक, राज्यपाल। और ये देखने का अधिकार, राज्य में तो लोगों को भरोसा उठ गया, तो किस पे भरोसा? फिर केंद्र सरकार पे। तो 356 में जब राष्ट्रपति शासन लगता है, उसका मैनेजमेंट कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार अपना मुखिया जो कि राज्यपाल रहता है उसे भेजते, गवर्नर। समझ में आ गया कि जब नेशनल प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, उस समय स्टेट का मैनेजमेंट कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट किसे सेंड करती है यहाँ पर, किसे भेजती है? गवर्नर। कैबिनेट मंत्रियों का वर्णन यहाँ मिलता है 352 356 में मिलता है। हाँ, कि कैबिनेट
का पूरा कहाँ लिखेगा, मैनेजमेंट कहाँ होगा, यहाँ पे है ना। 356 एकमात्र जगह लिख रखा कैबिनेट के बारे में, 356 में क्वेश्चन आएगा कि कैबिनेट का कहाँ लिख रखा है। 99% लोग 74-75 लगा। और हाँ, वो लाभ का पता 18। संविधान का 393 में ना, संविधान 393, संविधान वर्ड भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहाँ कहा गए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आर्टिकल 262 262 वेरी वेरी मोस्ट एमपी आर्टिकल 200। एक चीज होती है नदी जल विवाद, कावेरी का विवाद है, नर्मदा नदी का विवाद है, बोले गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है ना, है अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय नहीं, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। देखो आर्टिकल लिख लो, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, रिजोल्यूशन ऑफ, इंग्लिश में लिखो तो नया, रिजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, हिंदी वाले लिखेंगे अंतरराज्यीय जल परिषद, अंतरराज्यीय जल विवाद, सॉरी अंतरराज्यीय नदी जल विवाद है ना, रिवर वाटर डिस्प्यूट, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। अब मान के चलिए नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हो रहा है, अमरकंटक से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बह के मध्य प्रदेश को पूरा काटती है, राजस्थान में जाती है, उसके बाद गुजरात में जाती है और फिर कहाँ चल जाती है, अरब सागर। ये हो जाता है क्या, ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी यहाँ से मध्य प्रदेश में यहाँ खत्म हो रही है ना, यहाँ पर राजस्थान और यहाँ पर क्या है, गुजरात है। बोले ऐसा थोड़ी है, नहीं है, कोई बात नहीं, मानो ऐसा है। ये हो गया। अब मध्य प्रदेश ने बड़े डैम बना दिया, बड़े नर्मदा सागर डैम, और ये गेट बनाते ऐसे डैम के, आप जानते हैं ना गेट बनते क्या, गेट खोल दिए, 2 गेट खोल दिए, 4 गेट खोल दिए, मतलब पानी को रोक रखा है। जैसे कल आप वहां बैठ रहे थे, कहाँ बैठ रहे थे, उस पे बैठ रहे थे, और अगर आप यहाँ बैठ गए तो पानी रुक गया, आप उठ गए तो पानी आ गया, तो आप गेट का काम कर रहे थे। सेम ऐसी ही दीवारें बन जाती हैं, कहाँ पर, नदी पे बहुत बड़ी बड़ी दीवार बना, अपना घर बनाते ना उसमें बहुत बड़ी दीवार। जैसे अगर किसी ने कोटा बैराज देखा, कोई गया है कोटा बैराज, कोटा गया, चंबल नदी, चंबल नदी पर, अरे धोलावाड़ डैम अपने ही तो है यार, धोलावाड़ डैम, हाँ अरे वो एक समझा रहा हूँ ना, धोलावाड़ डैम है ना, तो पानी रोकते हैं, एक बड़ी दीवार बना दी, उस पानी को रोक दिया। तो मध्य प्रदेश ने मान के चलो, यहाँ जैसे गुजरात में इंटर होने वाला है, हमने बड़ा डैम बना दिया, इतना बड़ा, पूरा पानी का रोक लिया। अब मध्य प्रदेश को और गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, तो जीवन रेखा को तोड़ दिया हमने, दोनों के बीच में टेकड़ातान हो गई। अब उसको सुलझ कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, दोनों राज्यों की सरकार है, एक में कांग्रेस की सरकार है ना, तो संसद कानून बनाएगी अनुच्छेद 262 के तहत। तो अगर तो ये बनाती है, ये आपका कमीशन बनते हैं, फिर बहुत सारे आयोग बनते हैं, बहुत सारी संस्थाएं बन जाते हैं, जैसे एनवीडी, नर्मदा डेवलपमेंट, एनडीए, हाँ नर्मदा विकास प्राधिकरण, नर्मदा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, जो नर्मदा नदी का विकास करती है। ये 1982 या 1986 में बनी थी शायद, मुझे जहां तक लगता है, पढ़ लेना है ना, हाँ यहाँ मुझे याद है, एनडीए क्वेश्चन आया हुआ है, नर्मदा विकास प्राधिकरण, नर्मदा दिल्ली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अथॉरिटी कहाँ है, तो है ना, हाँ जो भी है। तो आर्टिकल 262 में अगर 2 और मोर स्टेट के बीच अगर पानी को लेकर लड़े हो गए कि मेरे पास पानी नहीं आ रहा है, बोले ये मध्य प्रदेश पानी ज्यादा यूज कर रहा है ना, आप मान के चलिए नल, आपके गांव में नल लगते होंगे ना, तो जहां से नल चल रहे होंगे बेचारा आधे गांव तक आते आते तो पानी आना ही बंद हो जाता है, बूंद आती है, क्योंकि लोग मोटर लगा लेते, मोटर लगा ली, पानी जा रहा हो, पानी जा रहा, लड़े। अब इस लड़ाई को कौन देखता है, गांव में तो लड़ लेते, लुगाई लुगाई लड़ लेती है, राज्यों में कैसे लड़े, इसलिए वो सबसे पहले मोटर चालू करते हैं। अब क्या होता है कि अगर पानी को लेकर विवाद हो गया, नदी के पानी को लेकर, क्योंकि नदी तो प्राकृतिक है, ये राज्य तो हमने अप्राकृतिक बना रखे, अप्राकृतिक मतलब रेखा ही खींच रखी ना हमने, नदियां तो अपने भाव से जा रही, अब उस नदी को हमने रोक लिया, समस्या हो जाएगी। तो उसको कहां लिख रखा है, आर्टिकल 262, कि अगर 2 राज्य, अंतरराज्यीय मतलब इंटर स्टेट
अंदर के ही राज्य में लड़ाई हो गई, किसको लेकर? वाटर को लेकर। किसका वाटर? रिवर का वाटर। तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगी? पार्लियामेंट। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि नदी जल विवाद सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अधिकार है? अपीलीय अधिकार है। अपीलीय, मूल या प्रारंभिक अधिकार नहीं है। मनीष जी की नींद क्यों आ रही है? आ रही है, शक्ल देख के बता। अपीलीय अधिकार मतलब सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाएंगे, अपील कर सकते हैं आप, लड़ाई हो गई तो। है क्या हाँ, होगा? वो लगती है राजनीति सारी। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। हाँ हाँ, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का निष्कर्ष, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का फैसला संसद द्वारा किया जाएगा, ऐसा लिख सकते। निष्कर्ष या जल का प्रयोग या जल का वितरण और अपना नियंत्रण पर संसद निर्णय दे सकती है। मध्य प्रदेश, हाँ, राजस्थान के मध्य नर्मदा नदी पर बना है पानी के लिए, बस ये लिख सकते हो। ये अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मतलब जल वाला वो सब सिंधु, अरे ये क्या संसद ले वाला? सकते हैं। ये वाला? वो तो जो मध्यस्थ रहता है ना वो, हाँ, संसद को अधिकार है वो। जैसे आईएमएफ की अध्यक्षता में हमने करा था तो वो देखेगी, या यूनाइटेड नेशन या आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल, और एक होता है आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये देखते हैं, है ना। ये अलग अलग बने हुए संस्थाएं अलग अलग है ना। एक आईसीसी, एक आईसीजे है ना। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये। और एमपीबीएससी में आया है वो क्वेश्चन कि आईसीसी किसे अपना क्रिमिनल कोर्ट किसको सजा दे सकती है? किसी एक देश के व्यक्ति को, देश को नहीं दे सकती, व्यक्ति को दे सकती है। ऐसा बहुत सारी चीजें। अब अगला है आपका 262 हो गया ना। अब हम देखेंगे 263 आर्टिकल 262 नदी जल विवाद। प्री में भी आता है क्वेश्चन, 262 में क्या लिख रखा है? नदी जल विवाद, है ना। नदी जल का विवाद अगर है तो कहां लिखेंगे आप? 262। और आर्टिकल 263 263 में लिख रखा है कि दो राज्यों के बीच लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर। बोले अरे यार, मान के चले कानाकिसली नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे आ गया, है ना। मान के चला दोनों सीमा पे आ गया। अब मध्य प्रदेश के लोग एक चलो सामान्य उदाहरण ले रहा हूं मैं, से कोई टेक्निकल नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार एक गुंडा है या क्रिमिनल है, वो जैसे एमपी पुलिस आई उधर भाग गया, राजस्थान पुलिस आ गई एमपी में आ गया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या? और ये दोनों सोल्व करना नहीं चाह रहे, तो फिर क्या होगा? दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई, कुछ भी समस्या हो, या नेशनल पार्क को लेकर लड़ाई हो गई, बोले टूरिस्ट आता पैसा कैसे बांटे, क्या हो, इन सब का, या कोई भी ऐसा विवाद होगा जो दो राज्यों के बीच लड़ाई हो गई किसी भी बात को लेकर, कि बोले आपके यहाँ शराब बंदी है फिर भी हमारे यहाँ शराब आ रही है, आपके राज्य से क्यों आ रही है, तो ये लड़ाई हो गई। बोले इसको सॉल्यूशन कौन करेगा? तो दो राज्यों के बीच लड़ाई बन जाती है, उसके बीच बनती है अंतरराज्यीय परिषद। लिखेंगे आप इंटर स्टेट काउंसिल, वेरी वेरी मोस्ट इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद, दो राज्यों के बीच लड़ाई सोल्व करने के लिए काउंसिल बनती है। क्या बनती है? काउंसिल। परिषद मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप बनता है जो उस मामले को सही कराता है। तो क्या है? 263 राष्ट्रपति। कौन निर्णय करता है इसका? वेरी वेरी मोस्ट राष्ट्रपति बनाता है। क्वेश्चन आएगा कि अंतरराज्यीय परिषद कौन बनाता है? राष्ट्रपति। कौन बनाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक। अंतरराज्यीय परिषद बनाने का अधिकार किसे है? प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो 263 के अनुसार राष्ट्रपति सामूहिक महत्व के विषय पर क्या कर सकता है? बहस करने के लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच क्या बना सकता है? कुल मिला के एक ही वर्ड याद है, अंतरराज्यीय परिषद। सामूहिक मतलब दो राज्यों के बीच लड़ाई हो गई किसी मुद्दे पर, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए कौन बना सकता है? राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में? 263 में, ठीक। 263 में प्रेसिडेंट क्या बना सकता है? अंतरराज्यीय परिषद बना सकता है। अगला देखेंगे आप, अब एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा मतलब क्या होता है? अखिल भारतीय सेवा होती है जो देश में काम करती है, पूरे देश में, किसी भी राज्यों में
पर उनको प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग उनका नहीं, सैलरी तो वही देती है, और उनका भर्ती, नियुक्ति, ये सब कौन करता है? केंद्र सरकार, केंद्र करेगी। मान के चलिए यूपीएससी किसके लिए? यूनियन पब्लिक संघ लोक सेवा आयोग, वो भर्ती लेती है, ट्रेनिंग देती है, भेज कर देती है, राज्यों में भेज देती है। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो बनती है ना, जो नौकरी करते पूरे देश में, तो उनको वो काम कहाँ करेंगे? राज्य के लिए। लेकिन भर्ती, नियुक्ति और उनको ट्रेनिंग कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लिखें आप सेंट्रल गवर्नमेंट। 312 में ना सर ये अखिल भारतीय 312 अखिल भारतीय सेवा के बारे में लिख रखा है, लेकिन ये जो ऐसे नॉर्मली पढ़ते लिखेंगे आप। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केंद्र तथा राज्य के अंतर्गत उच्च पदों पर सेवा प्रदान करते हैं। द ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर है, 1 मिनट में बताता हूँ। ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्व ऑन हाई पोस्ट अंडर द सेंटर एंड स्टेट। द ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्व ऑन हाई पोस्ट ऑन सेंटर एंड स्टेट, है ना। बट देयर अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी केंद्र और राज्यों के बीच काम करते हैं, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है? केंद्र सरकार। तो क्वेश्चन आएगा, भारत में अखिल भारतीय सेवाएं क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम कर सकती है, पूरे देश के लिए काम कर सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति वगैरह सब कौन देता है? केंद्र सरकार। एक ही होता है अपॉइंट, नियुक्ति, नियुक्त करना, अपॉइंट देना मतलब नियुक्त लेना। हाँ, नियुक्ति, प्रशिक्षण और भर्ती, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट। अपॉइंट भी केंद्र सरकार करेगी, ट्रेनिंग भी केंद्र देगी, रिक्रूट भी केंद्र देगी, लेकिन काम किसी से करेंगे? राज्य के। राज्य तो सैलरी तो राज्य को ही देना है, सैलरी केंद्र पागल है क्या? केंद्र सैलरी तो राज्य से ही जाएगी। और 312 में क्या लिखेगा? ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है अभी देश में? 3। कौन कौन सी? IAS, IPS और IJS लिख रखा है, लेकिन है कौन सी? IFOS। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगा IJS जुडिशियल सर्विस, लेकिन वो अभी तक बनी नहीं है। IFOS फॉरेस्ट सर्विस बन गई, लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिख नहीं रखी है। क्या है IJS का बोलना? इंडियन जुडिशियल सर्विस, भारतीय। IJAS कहाँ है? IJS इंडियन जुडिशियल सर्विस, भारतीय न्यायिक सेवा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि MPPSC सक्षम नहीं हो पा रही है नौकरी एग्जाम लेने के लिए, जैसा भी झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहां पर राज्यपाल की रिक्वेस्ट पर यूपीएससी केंद्र का काम कर सकती, यूपीएससी स्टेट का काम कर सकती। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन वर्क डन ऑफ स्टेट्स। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब राज्य का है ना, वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसका काम कौन कर सकता है? यूपीएससी भी कर सकती है राज्यपाल की रिक्वेस्ट पर। तो क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी किस कंडीशन पर राज्य का काम कर सकती है? राज्यपाल के रिक्वेस्ट पर, है ना। और है सक्षम नहीं है मतलब क्या हुआ? काम नहीं कर पा रहे, वो एलिजिबल नहीं है, उनसे नहीं हो पा रहा है मैनेज। ये सक्षम नहीं होते ना कभी कभी। अब अगला है सबसे मोस्ट एमपी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, एमपीपीएससी, इनकी नियुक्ति कौन करता है? एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की राज्यपाल, लेकिन हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय गवर्नर बट रिमूव ओनली प्रेसिडेंट। रिमूव कौन कर सकता है? केवल प्रेसिडेंट कर सकता है। बस ये हो गया आपके प्रशासनिक संबंध। अब हम देखेंगे राज्य और केंद्र के बीच टेगड़ातान क्यों होती है, मतलब तनाव क्यों होता है, कल देखेंगे। ठीक, तनाव के क्या मुद्दे, बंद कर दो उसको। सर क्या हुआ? ये प्रधानमंत्री और ये किसी का मर्डर कर देते ना, कुछ नहीं।